अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम वही लास्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। जो यूआई सेक्शन हमने बनाया था उसी को आगे यूआई इम्प्लीमेंट करेंगे, रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे कि भाई जब आप यूआई डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी होती हैं कि यूआई अच्छा दिखे। बहुत सारे लोगों ने अभी उस्मान भाई भी बता रहे थे, बहुत सारे लोगों ने हैकाथॉन कर लिया, लेकिन जो है आप उनकी जब चेक होने जाती है वेबसाइट तो उसको जब आप हम ज़ाहिर है मोबाइल डिवाइस पे भी चेक करते हैं वेबसाइट को, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी यूज़र होता है वो मोबाइल से भी आपकी वेबसाइट खोल के देख सकता है ना। तो उसको मोबाइल पे भी चेक किया जाता है, तो मोबाइल पे जब देखते हैं तो वो वेबसाइट ख़राब हो जाती है। इसी तरह से कोई बड़ी स्क्रीन पर अगर आपकी वेबसाइट देखेगा तब भी आपकी वेबसाइट ख़राब हो सकती है। तो उन सब से इस अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, आवाज़ क्लियर है आपकी। तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए ताकि कोई भी यूज़र किसी भी डिवाइस से आपकी वेबसाइट को जब एक्सेस करे तो उसके पास अच्छा यूज़र इंटरफेस हो। ऐसा ना हो कि भाई टेक्स्ट जो है वो आधा स्क्रीन के बाहर जा रहा है, यूज़र रीड नहीं कर पा रहा उसे, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता और यूज़र आपकी वेबसाइट से भी चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो लास्ट क्लास में जो हमने अच्छा उसके बाद अगर टाइम बचा तो सैनिटी भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। अभी जो है पहले देख लेता हूँ मैं लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें कराई थी। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने रन कर लिया। पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग आप जाएं यूट्यूब के अंदर, पेनावर्स डाओ, आप यूट्यूब चैनल सर्च करें, आपको मिल जाएगा पेनावर्स डाओ। उसमें आप देखें, वीडियोस में जाके देखें, उसके लाइव सेशन की जो रिकॉर्डिंग है ना, लाइव सेशन की वो देखनी है आपने। ठीक है, आप वीडियोस में ढूंढेंगे वहाँ आपको नहीं मिलेगी, लाइव वाले सेक्शन में देखेगा वहाँ आपको मिलेगी लेटर। तो इसी तरह ये वाली रिकॉर्डिंग भी आपको वहीं पे मिलेगी, वहाँ पे नहीं। ये वाली रिकॉर्डिंग जो है वो वीडियोस के सेक्शन में मिलेगी। एंड में हम क्या करेंगे, इसको ना एक प्लेलिस्ट बना लेंगे हैकाथॉन की। ओके। तो यहाँ पे जो है हमने लास्ट क्लास में ये डायनेमिक पेज बनाना सीखा था, जिसके अंदर क्या है कि भाई आप देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जूम नहीं होगा यूआरएल, बट यूआरएल आप देखें यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स/2। इसी तरह से भाई अगर मैं डिफरेंट यूआरएल पे आऊँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट वन है फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट वन पे मैं आऊँ तो आप देखें इसका यूआरएल क्या है, प्रोडक्ट वन। इसको हम कहते हैं डायनेमिक सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट आप देखें ना यहाँ पे, प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक सेगमेंट है। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट स्लैश मैन। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट्स एक सेगमेंट है, मैन दूसरा सेगमेंट है। लेकिन ये जो सेगमेंट्स हैं ये हमारे पास स्टैटिक सेगमेंट कहलाते हैं। क्यों? अब फॉर एग्जांपल भाई मैं होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज का सेगमेंट क्या होता है, यहाँ नोट पैड भी खोल लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं जो है यूआरएल लिखता रहूँ। होम पेज का क्या सेगमेंट होता है, यूआरएल क्या होता है? होम पेज का जो पाथ होता है हमारे पास वो होता है स्लैश, ये आपका होम पेज होता है। ये जो स्लैश मैंने बताया ये आपका होम पेज होता है। अब इसी तरह से आपके पास एक और आप यूआरएल बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक और पेज बनाना चाह रहे हैं अबाउट। अबाउट का अगर आप पेज बना रहे हैं तो अबाउट का जाहिर है कुछ ना कुछ आप राउट देंगे कि भाई यूजर जो है यूआरएल में यहाँ पे अबाउट लिखे तो क्या खुले, अबाउट का पेज खुले। तो ये जो मैंने अबाउट लिखा है यूआरएल में इसको हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, और पेज कैसे बनता है, अच्छा ये जो सेगमेंट, ये जो चीज है ना ये नेक्स्ट खुद ही कर लेता है। आपको क्या करना होता है, आपको ऐप डायरेक्टरी के अंदर आना होता है, एसआरसी के अंदर, ऐप डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे अगर आपको अबाउट का पेज बनाना है तो भाई एक फोल्डर बनाए जिसका नाम आप रखें अबाउट, और इस अबाउट के फोल्डर के अंदर एक फाइल होगी जिसका नाम होगा पेज डॉट टी एस एक्स।
अब इतना काम बस मुझे करना है, और इसमें जो है जाहिर है मुझे थोड़ा सा कोड भी लिखना होगा। इतना काम मुझे करना होगा बस। उसमें क्या होगा? हाँ हाँ, सॉरी जी टू ब्रेक हमजा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे कुछ क्यूरीज है हमजा भाई कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप जूम कर लें, और दूसरा ये सेशन हमने लाइव यूट्यूब पे लाइव किया है कि नहीं? नहीं, क्योंकि सर इमरान नहीं है ना, तो वो लाइव जा नहीं सकते, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया तो वो अपलोड हो जाएगी। ओके, आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने भी स्टार्ट की हुई है। जी मैं भी कर रहा हूँ, जानजिब भाई भी कर रहा ओके। है मेरे ख्याल से। तो जो है ओके। रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी शुरू से ही, तो सही है। ठीक। ओके। थैंक यू। ठीक हो गया। तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, पेनावर्स डाउ के चैनल के अंदर, आप लोग वहां से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अबाउट का पेज बनाया और ये हमारे पास एक स्टैटिक सेगमेंट बन गया। इसी तरह से भाई यहाँ पे स्टैटिक सेगमेंट जो है, हमने एक अबाउट का पेज, अबाउट का हमने एक पाथ बना दिया, एक राउट बना दिया, और उसका सेगमेंट क्या है? ये अबाउट, ये उसका सेगमेंट है। अब ये जो चीजें हैं, ये तो भाई स्टैटिक सेगमेंट कहते हैं सर, कि भाई आपको अगर अबाउट बनाना है तो अबाउट का फोल्डर बनाए, उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स। इसी तरह से कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट का राउट बनाना है, कॉन्टैक्ट डॉट टी एस एक्स। सही है, तो इस तरह से आपने राउट्स बनाने और सेगमेंट। अच्छा, अब जो है कुछ सेगमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जो डायनेमिक सेगमेंट होते हैं। डायनेमिक सेगमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला पाथ देखें, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक सेगमेंट है, उसके बाद क्या है? /1। तो /1 क्या है? डायनेमिक सेगमेंट है। ये आप देखें, अगर आप स्टैटिक सेगमेंट की तरह आप इसको बनाना चाहते तो किस तरह से बनाते हैं? आप एक फोल्डर बनाते प्रोडक्ट्स का, उसके अंदर आप 1 का एक फोल्डर बनाते, उसके बाद आप पेज डॉट टी एस एक्स करते हैं। इसी तरह से 2 का फोल्डर बनाते, फिर 3 का फोल्डर बनाते। डायनेमिक सेगमेंट में ये आसानी हो गई है कि आप एक ही फाइल बनाए इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में बना के, उसमें पेज डॉट टी एस एक्स बना दे। तो इससे क्या होगा कि भाई आपके जो है डायनेमिक सेगमेंट इंप्लीमेंट हो जाएगा। और डायनेमिक सेगमेंट की एग्जांपल ये रही कि भाई जब आप प्रोडक्ट 1 पे जाते हैं तो ये देखेगा। और इसकी डिटेल, काफ़ी डिटेल में लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। तो अब जो है इस क्लास में हम जो है आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब जो है मैं रिपोजिटरी भी खोल लेता हूँ, हैकाथॉन वाली, गिटहब। ओके, जनरेट स्टैटिक पैरम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमजा भाई, वो यही जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज का जो पेज है, जी और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स का पेज है, डिटेल पेज है, तो यहीं पे हम जनरेट स्टैटिक को भी डिस्कस कर लेंगे। कैटेगरी के अंदर ही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट सेक्शन में जो है उसी में। प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे। अ, नहीं, यहाँ पे कर लें या कैटेगरी का सेक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं? ओके कैटेगरी के ओके लिए तो हमारे पास है होंगी। ओके ओके, तो उसमें हम कर लेंगे। जी। सही है। तो पहले यूआई करना है ना? आपका इंटरनेट हाँ, पहले स्टेबल हम हो ये, गया? हाँ स्टेबल है काफ़ी हद तक मेरा नेट अब। अ, ठीक हो गया। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप कर लें, मैं अगर कहीं पे होगा तो मैं ऐड कर लूँगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई। आ, अच्छा, आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा माइक करीब कर ले। ओके, करीब कर लेते हैं भाई। ये आ, कंफर्म कर लें किसकी आवाज़ है। हाँ नहीं, आपकी तो क्लियर आ रही है। ओके। ओके, तो हैकाथॉन 1 के अंदर आपके पास लाइव साइट है ये वाली। इसके अंदर जो है आपके पास ये प्रोडक्ट का पेज का डिज़ाइन है। ठीक है, तो आप लोगों ने भाई ये बनाना है, इस तरह से इसका यूआई डिज़ाइन करना है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अभी तो हम ये करेंगे, फिर देखते हैं टाइम कितना बचता है। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं भाई, ये प्रोडक्ट की थोड़ी सी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये भाई आपकी इमेज लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहली क्या चीज़ है? टाइटल है, ड्रेस, मेरे ख्याल से कुछ इसका, इसकी कैटेगरी होगी, या कुछ एक टाइटल
टैग लाइन लिखी हुई है। उसके बाद भाई यहाँ पे वेरिएंट्स है, ये क्या है, वेरिएंट्स है, कुछ नहीं है, एक्सेस स्मॉल वेरिएंट्स है। उसके बाद ये क्वांटिटी बटन, अच्छा बटन वाला जो कंपोनेंट है आपको याद होगा हम बना चुके हैं, हम ये बटन का बना चुका है तो इसी को रीयूज कर लेंगे, तो ये तो बना हुआ है। उसके बाद ये चीज़ है बस। हमजा तो भाई इसी को रीयूज कर लेंगे, या अगर आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाएं तो वहां पे मैंने ऐड टू कार्ट वाला बटन ऐड करवाया था, जो मेन पेज के ऊपर था, जो इस कहाँ रिपोर्ट चला गया? से, ये 3000 पे ही था। ये क्रिएट नेक्स्ट टैब था, थोड़ा टैब ये स्क्रॉल करिएगा। इसमें, नहीं नहीं, मैं होम अच्छा पेज पे होम ही। पेज पे, ये रहा। ये ऐड टू कार्ट वाला सेम फंक्शनैलिटी, ये उसके साथ मैंने सेक्शन जब लिया था तो ये इम्प्लीमेंट कराया था, और ये ऐड टू कार्ट वाली अच्छा फंक्शनैलिटी भी ऐड इसमें टू कार्ट इम्प्लीमेंट की हो रही थी, ये प्रोडक्ट एडिट और ये सारी चीजें। तो हम वही ठीक है। बटन को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रिडक्स का ये रिडक्स के थ्रू ही, क्योंकि ओके रिडक्स का ओके सेशन हमने लिया था। ओके ओके, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यही वाला बटन रीयूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई इसमें ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म हुई हुई है, ये देखें प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। अच्छा जी। तो अच्छा हैकाथॉन की रिपॉजिटरी भी शेयर कर देता हूँ, ये रही आप लोगों की रिपॉजिटरी। तो ये भाई हमारी लाइव साइट है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है और इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। पहले एक काम करता है, इसको सिंपल लेके चलता है, पहले जो है सब चीज़ें ये राइट वाला सेक्शन इम्प्लीमेंट करता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें रह गई है। इसमें हमजा भाई यही करते हैं कि हम पहले जो यूआई बनाते हैं ना, हम डेस्कटॉप बेस पे ही बनाते हैं। अगर हमारी यूआई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिव करना आसान है। तो बिल्कुल। अगर आप में से कोई भी काम कर रहा है तो वो ये मतलब कोई पहले अपना डिजाइन कंप्लीट कर ले, मतलब ये कोई डिजाइन कंप्लीट करते हुए ये ना देखे मेरा मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह की चीजें नहीं हो रही। अगर डेस्कटॉप पे अगर आपके पास वो वर्किंग पे कर रहा है, उसके बाद आप रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाएं। मतलब कोई चीज आपके पास रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही तो उसमें आप क्या करें, उसे रिस्पॉन्सिव करने के करते हुए आप 5 to 6 या थ्रू 2 to 3 आप वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल आपके पास वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो पहले से डेस्कटॉप के लिए कंप्लीट करें कि एटलीस्ट आप ये डेस्कटॉप पे पूरी की पूरी साइड आपकी विजिबल हो। उसके बाद देन आप उसके रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ चले जाएं, और रिस्पॉन्सिवनेस अगर आपकी डेस्कटॉप पे बिल्कुल ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस में सिर्फ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, वो हमें लगाने होते हैं। सही है। ओके। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले भाई ये हेडिंग ऐड कर लेता है। हेडिंग ऐड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे। अच्छा ये डिव पहले से लगा हुआ है, इसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल अभी हमारा कहाँ पे, ये रहा। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर हमने भाई यहाँ पे ऐड कर लेना है अपना नाम। तो इसको मैं किस चीज पे ऐड करूंगा, मैं करूंगा इसको H1 के अंदर, H1 के अंदर। अच्छा एक चीज याद रखेगा कि अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी जो एक पेज है, एक पेज के अंदर एक ही H1 हो, ठीक है। जब तक आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मल्टीपल H1 हो, तब तक आप एक ही रखें। और ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि भाई गूगल को अगर, गूगल जो है ना आपकी वेबसाइट क्रॉल करता है, क्रॉल मतलब आपकी वेबसाइट को देखता है कि भाई कितने टैग्स हैं, और गूगल को क्या चीज दिखती है, गूगल को भाई ये एच टैग्स दिख रहे होते हैं, टैग्स दिख रहे होते हैं, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दिख रहा होता है, तो उसको क्रॉल करता है, उसको रीड करता है। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट रैंकिंग का जो प्रोसेस होता है वो करता है। तो उसके अंदर आपने H1 एक ही रखना है, बट हर हर एलिमेंट को H1 नहीं बनाएगा। अच्छा H1 आ गया। अच्छा उसके बाद क्या है भाई, इसको मैं दे देता हूँ H2, इसको मैं दे देता हूँ भाई H2, और इसको ट्रेस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये प्रोडक्ट डॉट नेम प्रोडक्ट्स, और यहाँ से हमारे पास इस फंक्शन से आ रहा है, इस फंक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट्स। अच्छा प्रोडक्ट्स जो हमारे सारे वो एक अदद हमने mock डॉट ts की फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर हमने सारे प्रोडक्ट्स इमेजेस जो है वहाँ पे रख दिए। तो इसी इससे फायदा क्या होगा कि भाई आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट लिख लिए, अब जो है आपको अगर प्रोडक्ट कोई अपडेट करना है तो आपको कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस mock डॉट ts पे आएंगे और जो है चेंज कर देंगे, या कोई चीज़ अपडेट करनी है तो वो आप कर देंगे। तो ये चीज़ लास्ट क्लास में हमने देख ली थी। अच्छा जी। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ मैं स्ट्रेस के लिए।
तो इसका नाम मैं दे देता हूँ टैगलाइन और ड्रेस। अच्छा, फिर यहाँ पे एरर क्या आ रहा है भाई, बताएं। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? सिंपल है भाई, टाइप स्क्रिप्ट का एरर आ रहा है, जाहिर सी बात है। तो हमने जो है इस टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी यहाँ पे स्ट्रिंग कर देना। तो इसकी टाइप अब हर जगह रिक्वायर्ड हो गया ये, तो हर जगह मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक हो गया, तो इसको सेव कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फैच कर रहे हैं। कहाँ से फैच कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने फिल्टर का फंक्शन लिखा है, ये बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट की आईडी है वो बराबर होगी आईडी के। आईडी क्या है हमारे पास, आईडी हमारे पास ये है जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, जो हमने डायनेमिक पैराम में पास किया है, ये हमारे पास आईडी है। तो ये डायनेमिक पैराम वाली आईडी कहाँ पे रिसीव हो रही होती है, हमें यहाँ पे रिसीव हो रही होती है। तो यहाँ पे इसको देखें, ब्रेक डाउन कर दें। ये आपका कंपोनेंट है, जो सिंपल आपके पास कंपोनेंट होता है। ठीक है, वो बटन का भी हो सकता है, ये पेज का कंपोनेंट है। इसके अंदर आपके पास ये HTML वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है हमने अब प्रोडक्ट्स का डाटा फेच करना है। तो किस तरह से फेच करेंगे हम इस तरह से फेच करेंगे कि भाई एक फंक्शन बनाएंगे कंपोनेंट के बाहर। वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, ये क्या कर रहा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किया है। ये देखिए मॉक डाटा की जो फाइल है, वहां से हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है। और उस इंपोर्ट करने के बाद हमने उसको फिल्टर करके क्या किया है, सिर्फ उस प्रोडक्ट का डाटा निकाल लिया है जिसकी आईडी जो है वो ये है 2। तो ये आईडी हम कहाँ से पास कर रहे हैं। अच्छा, ये फंक्शन बन गया। ठीक है, फंक्शन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स के एरे में से प्रोडक्ट निकाल ले जिसकी आईडी जो हम पास करें वो है। तो ये एक फंक्शन हो गया, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया हुआ है आईडी। अब ये हाँ फंक्शन हो गया जब जी। जी हमजा भाई, यहाँ पे ना एक एरर भी आता है, वो स्टूडेंट्स एरर डिस्कस कर लें। जब आप प्रोडक्ट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल करेंगे ना आईडी के, देन आपके पास एम्प्टी आएगा। आप ट्रिपल इक्वल करें और सेव करें, जी देन आप डिटेल पेज पे इसे रिफ्रेश भी करिएगा। तो एक सेकेंड। सेव कर दें इसे, इट्स ओके। अब वो हो, लेकिन आपके पास कोई डाटा नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल हमें मे बी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी डिस्कस किया था कि जब आप कहीं कहीं पे कंपैरिजन करते हैं, अगर आप वहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जब आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो, देन आप सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब सिंगल वैल्यू यूज करते हैं। लेकिन जब आपने कंपैरिजन करना, तो कंपैरिजन के अंदर आपके पास डबल इक्वल होते हैं और ट्रिपल इक्वल होते हैं। अब डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में जो डिफरेंस है वो ये है कि जब आप डबल इक्वल यूज करते हैं, देन आपकी वो सिर्फ वैल्यू को कंपैरिजन करता है जो आपकी वैल्यू है। लेकिन जब आप ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं, देन आपकी वो वैल्यू को भी कंपेयर कर रहा होता है और साथ में उसकी टाइप को भी कंपेयर कर रहा होता है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे टाइप जो है वो स्ट्रिंग भेजी है, मैंने से यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप भेजी है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर मैंने उसकी जो टाइप रखी हुई थी, मैंने वो नंबर रखी हुई थी। मॉकअप डाटा ओपन करिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो टाइप थी मॉकअप डाटा के अंदर, वहाँ पे देखिए मैंने आईडी लिखी हुई है नंबर। वो क्या कर रहा है कि उसे वहाँ पे जो ट्रिपल इक्वल क्या कर रहा है, वहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है कि आपकी आईडी उस आईडी के इक्वल होनी चाहिए। आईडी तो आईडी के इक्वल है, 1 इक्वल टू 1 है, लेकिन उसकी टाइप का डिफरेंस है। क्योंकि वो मैंने जो टाइप सेंड की है, क्योंकि मुझे पैनल्स में क्या मिल रही थी, स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही थी, और यहाँ पे उसे जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, एक उसे नंबर वैल्यू चाहिए। तो इस वजह से आपके पास ट्रिपल इक्वल के केस में वो आपके पास एरर देता है, आपको वो फाइंड नहीं करता। लेकिन आप वो डीबग कर रहे थे कि मैंने इसे फिल्टर बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आपके पास डाटा शो नहीं हो रहा। तो सिर्फ ये ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल की वजह से, डबल इक्वल सिर्फ आपकी वैल्यू को कंपेरिजन करता है, और ट्रिपल इक्वल आपको वैल्यू प्लस टाइप को कंपेरिजन करता है। अगर वो दोनों इक्वल है, देन आपके पास वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो वो आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये उस क्लास में भी इशू था, और मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू आया भी था जिनके मुझे इनबॉक्स आए थे। ठीक हो गया, सही है। तो ये है कौन। अच्छा, इसमें ना एक और
बहुत सारे लोगों का एरर आता है जो कि उसको डिबग करना भी मुश्किल होता है। अगर आप इस फंक्शन को, कि जो हमारे पास एक तो भाई हमारे पास ये वाला कंपोनेंट वाला फंक्शन है, इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये वाले फंक्शन को भी एक्सपोर्ट कर दिया ना, तो होगा क्या है, जब आप बिल्ड करेंगे ना प्रोजेक्ट, तो एरर आएगा, और वो एरर ऐसा लिखा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि भाई एरर क्या है। तो ये जो फंक्शन है इसको एक्सपोर्ट नहीं करा करें। लेकिन जब आप जनरेट स्टैटिक पैराम्स जैसा जो फंक्शन है, जो नेक्स्ट जेएस जो फंक्शंस दे रही है, ये तो हमने खुद बनाया ना ये वाला फंक्शन। एक फंक्शन है जनरेट स्टैटिक पैराम्स, वो फंक्शन क्या करता है, वो स्टैटिक पेजेस जनरेट करता है। तो वो नेक्स्ट जेएस ने बोला है कि भाई ये फंक्शन आप यूज करें, और वो फिक्स नाम है, उसमें आप स्पेलिंग भी नहीं चेंज कर सकते। तो उसको एक्सपोर्ट करना लाजमी होता है। अगर आप अपना कोई फंक्शन बना रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वरना एरर आएगा। और बिल्ड टाइम पे एरर आएगा, जब आप npm रन बिल्ड करेंगे तब एरर आएगा। और जब आप वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे तो जाहिर है तब भी एरर आएगा। तो ये चीज़ है। अच्छा जी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, पैरम्स डॉट आईडी पास कर रहे हैं, जो कि हमें आईडी मिल रही है, ये वाली आईडी। तो ये आईडी हमें यहाँ पे मिली, हमने जो है इस फंक्शन को पास कर दी। ये फंक्शन क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है एक एरे, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके अंदर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इस रिजल्ट को भी कंसोल करा देता हूँ। CLG रिजल्ट, ओ बल्कि यहाँ पर आएगा हमारा कंसोल, ये रहा। ID2 अच्छा, हमारे पास जो है कुछ डाटा ऐसे हैं। एक सेकंड, मेरे ख्याल से मल्टीपल टाइम प्रिंट हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम प्रिंट हो रहा है, बट ये देखें एरे के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है। तो फिल्टर क्या करता है, आपको एरे रिटर्न करता है, लेकिन ये बोलता है कि भाई आपने एक कंडीशन पास करनी है जिसकी बेस में जो है मैं फिल्टर करूंगा। लेकिन रिटर्न हमेशा वो एरे करेगा, चाहे आपका एक ही आइटम क्यों ना हो। इसी तरह से हमारे पास फिल्टर की तरह एक और हमारे पास फंक्शन होता है, फाइंड। फाइंड क्या करता है, फाइंड वो कहता है कि भाई आपको जो आपने कंडीशन लिखी है कि भाई प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू आईडी हो, वो प्रोडक्ट मैं ला के दूंगा, लेकिन वो एक ही प्रोडक्ट होगा, एरे नहीं होगा उसके अंदर, एक ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिल्टर कर लेना। अच्छा जी। उसके बाद हमने भाई ये कंसोल करा के भी देख लिया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास भाई एरे आ रहा है, तो हमने क्या किया, रिजल्ट डॉट मैप। तो लास्ट क्लास में हमने मैप का फंक्शन भी देख लिया, फिल्टर का फंक्शन भी देख लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर वही डेव इमेज, और इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज भाई मुझे डालनी है इसकी, प्रोडक्ट डॉट नेम। सही है। दूसरी चीज क्या है, ये ड्रेस। तो ड्रेस कहाँ पे मैंने स्टोर किया था, अच्छा प्रोडक्ट डॉट नेम कहाँ से पता चला मुझे, भाई यहाँ पे स्टोर किया हुआ है ना हमारा जो मॉक डाटा, ये रहा प्रोडक्ट डॉट नेम। और ये टैगलाइन अब मैं प्रिंट कराने लगा हूँ, तो प्रोडक्ट डॉट टैगलाइन। इसी तरह से तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है हमारे पास, ठीक है अभी तो ये दो चीज़ है। उसके बाद हमने ये चीज़ बनानी है, लेकिन पहले इन दो चीज़ों को स्टाइल कर लेता है। तो हम अपने यूआई पे आते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, प्रोडक्ट नेम और टैगलाइन, बाकी सब चीज़ें अभी मैं कमेंट कर देता हूँ या मैं हटा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, उसके बाद हमारे पास ड्रेस, उसकी टाइप भी आ गई। और उसके बाद हम आगे चीज़ें ऐड करेंगे, बट उससे पहले हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल हम किससे करेंगे भाई, टेलविड CSS से करेंगे। तो क्लास नेम मैंने ऐड किया है प्रोडक्ट नेम पे, और यहाँ पे जो है हमारे पास थोड़ी सी स्टाइलिंग जो, अच्छा यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी दूसरी है, तो एग्जैक्ट तो सेम नहीं बनेगा, बट जो है मिलता जुलता बनाता है। अच्छा, इसका सबसे पहले हमने फॉन्ट साइज देखना है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये भाई एक्सेल होगा। तो अगर मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मैं लिखूंगा टेक्स 2 एक्सेल। सही है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद इसका कलर ब्लैक है और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और देख लेता हूँ।
ठीक है, तो ये प्रोडक्ट 2 हमारे पास इस तरह से ऐड हो गया। अब जो भी हेडिंग आप ऐड करेंगे वो हो जाएगी। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ड्रेस। अब ड्रेस का साइज थोड़ा छोटा है तो, और थोड़ा सा बोल्ड भी है और लाइट कलर है, तो 3 चीजें मैंने देख ली यहाँ से, तो मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ। पहली चीज है, इसका साइज थोड़ा कम है, तो मैं लिखता हूँ टेक्स एम बेस, बेस नहीं, चलें बेस लिख लेता है। बेस कितना है, 16 पिक्सल के बराबर है, बहुत है, 16 पिक्सल सही है। टेक्स्ट बेस भी आपके पास साइज के लिए यूज होता है। उसके बाद हमने इसका कलर थोड़ा सा लाइट करना है, तो टेक्स्ट ग्रे, ग्रे का कोई शेड रखना है हमने 400 या 300 रख लेता है। पहले 400 देखता है। उसके बाद ये थोड़ा सा बोल्ड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉन्ट सेमी बोल्ड। तो ये 3 प्रॉपर्टी भाई मैंने ऐड कर दी है। इसको सेव करता है, यहाँ पर आता है, तो ये हमारे पास स्टाइल हो गया बिल्कुल इसी तरह से ड्रेस। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेलेक्ट साइज और ये बटन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी है और ये सारी चीज़ें। तो ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम करेंगे, सही है, दूसरी चीज़ हमने वो बटन्स बनाना है। बटन्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक दूसरा डिप बनाता हूँ। और दूसरे डिव के अंदर भाई, इसके अंदर क्या है हमारे पास, पहले एक हेडिंग है सेलेक्ट साइज, ये हेडिंग ऐड कर लेता है। तो इसके लिए मैं ऐड करूंगा H3 और सेलेक्ट साइज, ये हेडिंग ऐड कर ली। और इसकी स्टाइलिंग कर लेता है, टेक्स्ट बेस, मतलब 16 पिक्सल इसका मैंने साइज कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये फॉन्ट सेमी बोल्ड हो। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये टेक्स्ट बेस भी नहीं होगा, ये SM होगा, ये और छोटा है, तो सेमी बोल्ड कर दिया। उसके अलावा भाई इसका कलर तो ब्लैक ही रहेगा, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट साइज आ गया। क्योंकि भाई ये हमने क्या कहते हैं अलग डिव के अंदर बना लिया, तो फ्लैक्स अप्लाई हो गया इस पे भी। तो ये इसको हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा फ्लैग का कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लाजमी आप लोगों ने समझना है। वीडियोस में हम काफ़ी दफ़ा इसको बता चुके हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि भाई आपके पास देखें, ये एक पेरेंट डिव है, इस पर हमने फ्लेक्स लगाया हुआ है। उसके अंदर हमने भाई, ये आपके पास चाइल्ड एलिमेंट है, और बीच में क्या है, बीच में हमारे पास भाई ये लूप चल रहा है। तो यहाँ पे भाई जब लूप चलता है आपके पास, तो भाई यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स ऐड हो जाता है। लेकिन उनका पेरेंट कौन है, उनका पेरेंट हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये तो भाई प्रोडक्ट्स के लिए हमने फ्लेक्स लगाया है। इसको अगर मैं हटा दूं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। फ्लेक्स जो हमें, ओके, यहाँ पे इसको वापस लगा देता है। ये वाला फ्लेक्स क्या कर रहा है, अच्छा ये जो इमेजेस, इमेज और हमारा जो ये प्रोडक्ट वाला फ्लेक्स है, वो हमारे पास ये वाला है। कहाँ है भाई, ये वाला फ्लेक्स है। ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये भाई दोनों को एक लाइन में लाना है। तो ये देखिए हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड है, एक हमारे पास इमेज है और दूसरा हमारे पास ये कंटेंट है। तो हमने इस वाले के अंदर काम करना है। अच्छा, ये दोनों हम फ्लेक्स के अंदर हमने लिखा है, तभी ये एक लाइन में आ गया कि भाई इमेज भी इस लाइन में है और हमारे पास टेक्स्ट भी इसी लाइन में। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि भाई अब मैं कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पे काम, यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, राइट साइड। ठीक है, और यहाँ पे जो है लेफ्ट इमेज, राइट कॉन्टेंट। तो ये लेफ्ट में हमारे पास इमेज है, राइट में हमारे पास कंटेंट है। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, H2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास हेडिंग्स थी उनको भाई मैंने एक डिव के अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और डिव बनाता हूँ, और उसके अंदर जो है मैंने, अच्छा मैंने वो वाला कोड लिखा था, ये रहा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, ये भाई आपके पास एक डिव है, इसके अंदर आपके पास भाई हेडिंग आ गई। दूसरी चीज मैंने भाई, हेडिंग आ गई, ये हेडिंग आ गई।
दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है सेलेक्ट साइज, तो वो अभी ऐड करेंगे तो वो नीचे आएगा, तो हमने इसी तरह से इसको सेलेक्ट साइज भी ऐड करना है। तो ये हमारे पास पहला डिव आ गया जिसके अंदर हेडिंग आ गई, दूसरे डिव के अंदर सेलेक्ट साइज आ गया। इसको सेव किया मैंने, यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट साइज आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसको मुझे और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखें छोटा है बहुत, तो इसको और छोटा करने के लिए मैं एक्स एस भी लिख सकता हूँ। ये रहा, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज मैंने क्या ऐड करनी है, मैंने थोड़ी सी मार्जिन ऐड करनी है कि भाई इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, ये प्रोडक्ट ड्रेस और सेलेक्ट साइज के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए। तो गैप ऐड करने के लिए मैं बोलूंगा MT4 कि भाई मार्जिन टॉप 4 या 6 ऐड कर, 6 ऐड कर दो, तो यहाँ पे भाई मार्जिन ऐड हो जाएगी और ये छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मार्जिन ऐड हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला XS, S, M, L और ये जो जितने भी सर्कल हैं ये हमने बनाना है। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल सा कंपोनेंट है, मुझे नहीं लगता इसके लिए आपने जो है अलग आपने बनाना चाहिए। हम जो ऐसी फाइल के अंदर ये बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 हमारे पास भाई वेरिएंट्स हैं, तो पांचों को लिखेंगे या अच्छा तरीका क्या होगा, पहले एक काम करते हैं, एक तो बना लें पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई 5 कैसे बनेंगे। तो एक बनाने के लिए हम जो है इस क्या है भाई, एक डिव है जो कि सर्कल है, उसके अंदर भाई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है XS, S या कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले एक सर्कल बनाते हैं, उसके होवर पे हमने शेडो भी लगाना है, तो वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले सर्कल बना लेते हैं। तो एक डिव मैंने बना लिया, इसका मैं लिख देता हूँ वेरिएंट्स या साइजेस। साइजेस जो है ना हमारे पास स्मॉल एक्सेस वगैरह। अच्छा, ये हमारे पास डिव है जिसको मैंने, अच्छा सर्कल बनाने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी विद और हाइट एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ भाई विद में रख दे, हाइट में रख देता हूँ 5 और विद भी मैं 5 रख देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर नाउ एक रेड कलर ऐड कर देता हूँ ताकि दिखे हमें। सेव करता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ गया। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसे, 6 कर देते हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसके अंदर जो है मुझे इसको सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, राउंडेड फुल। तो अब ये जो है फुल राउंडेड हो जाएगा, जिसका मतलब फुल राउंडेड मतलब 100% राउंड। तो 100% राउंड हमारे पास सर्कल होता है। अब तीसरी चीज मैंने क्या करनी है कि भाई कोई भी अगर इस पे होवर करे, होवर मतलब माउस लेकर जाए, तो क्या हो भाई, इसके बैकग्राउंड में शेडो शो हो। तो बहुत आसान है, इसको हम कहते हैं होवर इफेक्ट। सही है, होवर लगाने के लिए मैं लिखूंगा क्लास होवर, कॉलन लगाऊंगा। ये सूडो क्लास कहता है हमेशा, जिस जो हमारे पास CSS के अंदर होवर होता है, फोकस होता है। तो होवर मतलब माउस ऊपर ले आना, तो ये हमारे पास कोई एक्शन है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे होवर कॉलन। अब वो पूछ रहा है कि भाई होवर इफेक्ट लगाना है आपने, ठीक है, लेकिन होवर करने पे माउस उस पे ले जाने पे आपने क्या करना है, मैं कर देता हूँ कि भाई इसको ग्रीन कलर कर दो। सेव किया, रिफ्रेश क्यों कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई होवर करे तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। तो अब देखते हैं, ये देखें बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। सही है, तो होवर करने पे हो रहा है, सिर्फ जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ ये भाई ग्रीन हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। हम चाह रहे हैं थोड़ा स्मूथली हो, तो स्मूथली करने के लिए भाई हमारे पास एक और क्लास है ड्यूरेशन 300। तो 300 मतलब 300 मिली सेकेंड इसकी ड्यूरेशन कर दी है मैंने। तो इसका मतलब अब ये स्मूथली होगा, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह का इफेक्ट मैंने ऐड कर दिया, बट मुझे बैकग्राउंड नहीं चेंज करना। मुझे क्या करना है, मुझे भाई इसमें शेडो ऐड करना है। तो शेडो ऐड करने के लिए भाई मैं होवर लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पे भाई मैं कर देता हूँ शेडो, और शेडो मैं कर देता हूँ एक्सेल। तो ये हमारे पास शेडो इफेक्ट लग गया, और ये रेड कलर भी मैं हटा देता हूँ।
तो हमारा ये रेड कलर हट जाएगा यहाँ से और वाइट कलर आ जाएगा। तो हमारे पास ये शेडो भी ऐड हो गया, बट ये बहुत लाइट से शेडो है, तो मैं इसको 2 एक्सएल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल ऐड हो गया। कहाँ चला गया? अभी इसमें कुछ लिखता है ना तो दिखेगा। यहाँ पे तो कोई गलती नहीं करी, एक्सेल पे तो दिख रहा है। जूम कर लेता, ये रहा। ठीक है, अभी इसमें जो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको और विजिबल करने के लिए मैं इसमें बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल लाइट सा। तो आप क्या करें, बॉर्डर ऐड कर या दें। बॉर्डर ऐड करें, या हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है वो जी आपकी आवाज़ कट हो गई। है वो बेसिकली हमारे पास कर्सर है, कि जैसे आप उस पर करते हैं तो ना आपका वो एक्शन परफॉर्म करता है, आपको विजिबल होता है कि आप कोई ना कोई जानजेब भाई आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। आपके पास ठीक है। हैंड आता है तो वो आपको शो करता है कि आप कोई ना कोई एक्शन टेकन करने लगे। ओके जानजेब भाई आपकी आवाज़ ना ब्रेक हो रही थी। चलें सही, वही सेम इंटरनेट का इशू होगा might be। ठीक हो गया। ओके, अब मैंने क्या करना है कि भाई ये हमारे पास सर्कल ऐड हो गया, और मैंने क्या किया, हल्का सा एक बॉर्डर ऐड कर दिया ताकि भाई हमारे पास विजिबल तो हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बॉर्डर ऐड कर दिया। तो बॉर्डर की क्लास मैंने ऐड कर दिया, तो हल्का सा बॉर्डर यहाँ पे डिफॉल्ट ऐड हो गया। अब मैंने क्या करना है कि भाई ये जो सिलेक्ट साइज है, इसके और इस सर्कल के बीच में थोड़ा सा गैप लाना है। तो सिंपल सी हमारे पास क्लास है empty2। तो ये भाई हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये आ गया। और इसके अंदर जो है पहला मैं सर्कल बना लेता हूँ जो कि है एक्सेस। तो इसके अंदर हमारे पास एक्सेस लिखा आना चाहिए। ये बहुत बड़ा लिखा आ रहा है, इसको भाई छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे। तो मैं काम करता हूँ, इस एक्सेस को एक स्पैन के अंदर लिख लेता हूँ। अच्छा, स्पैन भी बिल्कुल एक डिव की तरह ही काम करता है, एक टैग है, कुछ नहीं, एक टैग है। जैसे आपके पास डिव होता है, वैसे ही आपके पास स्पैन का भी टैग होता है। स्पैन और डिव में ये फर्क है कि भाई डिव जो है आपके पास ब्लॉक लेवल है, मतलब वो फुल विद लेता है। अगर ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एच हेडिंग्स क्या होती है हमारे पास, ब्लॉक लेवल होती है, मतलब फुल विद ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट 2 के बाद अगर कोई चीज़ लिखता हूँ, तो प्रोडक्ट 2 के बराबर में वो चीज़ नहीं शो होगी, बल्कि वो नीचे शो होगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट 2 है इसने भाई फुल विद ले लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट 2 के अंदर हम टैक्स रेड 400, तो ये देखे इसने, ओ इसका कलर मैंने रेड कर दिया। अच्छा, ये फुल विद लेगा भी नहीं अभी, उसकी वजह मैं बताऊंगा। जी, इसमें ये होता है कि मेरी आवाज़ क्लियर है मतलब भाई? जी जी। ओके। जब आप स्पैन को यूज़ करते हैं या आप डिव बेसिकली जब आप डिव टैग को यूज़ करते हैं ना, वो आपके पास क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। एक ब्लॉक स्कोप के अंदर आप कोई नई चीज़ ऐड करेंगे ना, देन वो आपके पास वो नेक्स्ट लाइन पे आएगी। उसका इफेक्ट ब्लॉक स्कोप का नेक्स्ट लाइन पे होता है, कि अगर आपने कोई ऐड एलिमेंट किया, आपने एक ब्लॉक के अंदर नया ब्लॉक ऐड किया है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो न्यू लाइन पे होगा, वो हमेशा न्यू लाइन पे आएगा। लेकिन जो स्पैन टैग होता है वो एक स्पेशल टैग है हमारे पास। जो पैराग्राफ होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, एक ब्लॉक स्कोप ही होता है बाय डिफॉल्ट उसका। अगर आप उसको इंस्पेक्ट करके देखें, वो आपके पास ब्लॉक स्कोप होता है। लेकिन जो स्पैन टैग होता है उसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक नहीं होता, वो इन लाइन होता है, कि जहां पे आपने उसे यूज किया है वो सेम विड्थ और हाइट, मतलब सेम लाइन के अंदर उसका इफेक्ट होगा, उसका डिफरेंट, वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। तो इसी वजह से अगर आप किसी पैराग्राफ में या किसी डिव में अगर आपने स्पेसिफिकली किसी वर्ड को बोल्ड करना है, या आपने किसी स्पेसिफिकली वर्ड पे कोई स्टाइल अप्लाई करने हैं, देन आप हमेशा उस पे स्पैन टैग यूज करते हैं। अगर आप स्पैन टैग नहीं यूज करेंगे, पैराग्राफ यूज करेंगे या डिव यूज करेंगे, तो क्या करेगा, उसको ब्लॉक स्कोप करेगा, और ब्लॉक स्कोप हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। तो इस वजह से विद इन द लाइन अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, विद इन द ब्लॉक स्कोप, विद इन द सेम लाइन अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पैन करते हैं, क्योंकि स्पैन हमारे पास इन लाइन होता है। तो ये एक ओवरव्यू है स्पैन और डिव, और जो डिव है ब्लॉक और इनलाइन व्यू का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल में देखें, स्पैन जो है वो इनलाइन है,
जितने वर्ड्स हैं उसके वो भाई उतनी जगह लेगा, ठीक है। इनलाइन है, इनलाइन एलिमेंट है। डिफ क्या है भाई, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये क्या करता है भाई, जितने भी वर्ड्स हो, यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन वो लेगा फुल विद, ये देखें कोने तक विद ले रहा है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो भाई मैंने स्पैन यूज कर लिया। अच्छा जी, स्पैन मैंने एक्सेस कर दिया। अच्छा, इस स्पैन के अंदर मैं अभी इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। तो स्टाइलिंग के अंदर मैं करता हूँ, इसका साइज छोटा कर देता हूँ, एक्सेस कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, और सेंटर में ले आता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, इसका कलर भी मुझे चेंज करना होगा। कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट ग्रे 400, थोड़ा सा लाइट कलर कर देता है सर, लाइट ही कलर है ना, हाँ लेकिन कुछ ज़्यादा लाइट नहीं है, 600 कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास भाई एक्सेस अप्लाई हो गया है। इसको अब सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने का क्या तरीका होगा भाई, आसान सा तरीका ये है कि आपने जो है इस डिव के अंदर फ्लेक्स लगाएं, उसको जस्टिफाई सेंटर करें, आइटम सेंटर करें। तो जो भी आइटम इस डिव के अंदर होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो मैं इस डिव पे लगाता हूँ फ्लेक्स। तो फ्लेक्स किस पे अप्लाई होगा, इस स्पैन पे अप्लाई होगा। अच्छा जी, मैं इसको कहता हूँ कि भाई जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स सेंटर। तो जस्टिफाई सेंटर इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में ले आएगा एक्सेस को, और आइटम सेंटर जो है वो वर्टिकली सर्कल के सेंटर में ले आएगा। सेव करता है, तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाना चाहिए। ये आ गया हमारे पास सेंटर में। इसको हम और छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेस है। अब एक्सेस से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टम साइज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कस्टम साइज दे देता हूँ। उसके लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना होता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कस्टम साइज पास कर सकते हैं, जो कि मैं 10 पिक्सल कर रहा हूँ। यहाँ पे भाई एक्सेस ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास भाई एक्सेस ऐड हो गया। इसी तरह से भाई हमारे पास बाकी जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, एस एम एल एक्सएल जो भी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि भाई ये जो हमारे पास div है, एक तरीका तो ये अब खुद ही फॉर्मेट हो जाता है, हाँ। तो ये हमारे पास एक div है, इसी तरह से हम 3-4 बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई 3-4 हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको एक लाइन में लाना है, तो एक लाइन में लाने के लिए क्या यूज होगा, फ्लेक्स। तो एक लाइन में वो आ जाएगा। बट ये तरीके में क्या ड्रॉबैक है कि भाई हम रिपीट कर रहे हैं खुद को। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ, उसके अंदर सारे साइजेस मैं लिख लेता हूँ। कॉन्स्ट साइजेस इक्वल्स टू, एक एरे बना दिया जिसके अंदर जो एक्सेस, एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल, सही हो गया। तो ये हमारे पास भाई साइजेस का मैंने एरे बना दिया। अब एरे बनाने से ये होगा कि एरे के ऊपर मैं लूप चला सकता हूँ। जैसे हमने मैप चलाया था यहाँ पे, वैसे ही साइजेस पे भी चला सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और लूप चलाता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास, अच्छा जावास्क्रिप्ट लिखनी है हमें तो कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक वेरिएबल है साइजेस। साइजेस क्या है, एक एरे है। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। हमें कौन सा यूज़ करना है, मैप यूज़ करना है। मैप एक मेथड है, तो इस तरह से हम कॉल करेंगे। तो ये हमने एक मेथड कॉल कर लिया। अब ये मैप कह रहा है कि भाई मैं जो आपके लिए लूप चला दूंगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, बट आप मुझे बताओ कि भाई मैं लूप चला तो दूंगा, लेकिन लूप चलाते हुए मुझे क्या काम करना है, वो पूछ रहा है। जाहिर है जब आप फॉर लूप चलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फॉर लूप के अंदर आप जो है पहले ये चीज बताते हैं कि भाई कितनी दफा आपका लूप चलना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप बताते हैं कि भाई हर लूप पे क्या काम होना चाहिए। तो ये साइजेस डॉट मैप क्या कर रहा है, ये लूप चला रहा है। लेकिन अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई मैं लूप चला दूंगा, एक एक आइटम आपके पास आ जाएगा, लेकिन लूप के अंदर आपने करना क्या है, कुछ फंक्शन चलाना होगा। तो हम इसके पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन पास करेंगे। तो इस तरह से भाई मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ। ये क्या किया, एक मैंने फंक्शन पास कर दिया उसके पैरामीटर के अंदर। अच्छा, इस पैरामीटर के अंदर हमारे पास एक हमने
क्या कहते हैं, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास ये जो पैरामीटर है, इसके अंदर एक हमारे पास वैल्यू आ रही होती है आइटम। अच्छा, नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका, मैं आइटम रख देता हूँ। जब मैं इस आइटम को यहाँ पे, अच्छा पहले मैं इस कोड को चलाऊंगा तो एरर आएगा। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे div लिखने की कोशिश करूंगा ना, तो बहुत सारे लोग ये गलती करता है कि भाई आपने जो है क्या किया, एक फंक्शन पास कर दिया उसके पैरामीटर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही फंक्शन लग रहा है, और मैंने यहाँ पे div कर दिया। ठीक है, अब इसको चला के देखता है, ये क्यों एरर आ रहा है, इसको हटा के देखता है, ये इसी की वजह से तो नहीं आ रहा। हाँ आप क्योंकि एरे को मैप करें देन आपको की पास करनी पड़ेगी। जी। हाँ, वो तो अभी तो इसका एरर तो आएगा, उसी में हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भाई रिफ्रेश करता है, तो हमारे पास वो जो ओके। साइजेस, हाँ यहाँ पे जो हमारे पास, जब आप मेरे ख्याल से बिल्ड करेंगे तब एरर आएगा, बट यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये नहीं चलेगी। आप देखें आइटम नहीं प्रिंट हो रहा, कहाँ प्रिंट हो रहा है आइटम, नहीं हो रहा ना। तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई आपने ये मैप के अंदर जो है, ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, मुझे ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि मुझे यहाँ पे HTML रिटर्न करानी है। तो यहाँ पे मैं क्या चीज़ रिटर्न करा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं रिटर्न करा रहा भाई, रिटर्न का कीवर्ड ही नहीं लिखा है मैंने। तो जब आप कर्ली ब्रैकेट आप लगा लेते हैं, तो इसका मतलब आपने रिटर्न का कीवर्ड आपने लिखना होता है। जबकि पिछली एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि भाई ये डायरेक्ट रिटर्न करा रहा है। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो अब यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट एक्स्ट्रा अगर आप लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल बना देता हूँ एक, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे लाजमी एंड में रिटर्न कराना है अपनी HTML को। तो रिटर्न मैं यहाँ पे अपना div करा सकता हूँ, जिसके अंदर मैंने आइटम लिख दिया और सेव कर दिया। तो अब मैं इसको देख लें, ये आइटम जो है हमारे पास 5 दफ़ा शो हो गया है। अब मैंने क्या करना है, इस जो आइटम को, जी हाँ, तो जो ऊपर वाला रिटर्न वाला फंक्शन है उसके एग्जांपल अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में जाएं तो हमने वहाँ पे लैम्डा फंक्शन को डिस्कस किया था और हमारे पास प्लेन फंक्शन को डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया था कि लैम्डा फंक्शन में अगर आप एरो के बाद अगर आप स्मॉल ब्रैकेट गए देन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जब वो कोड कंपाइल होता है तो लैम्डा फंक्शंस के अंदर उसकी, क्योंकि वो प्लेन होते हैं उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते और वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं ऑटोमेटिकली। जावास्क्रिप्ट जब उसे कंपाइल करती है तो ऑटोमेटिकली उसमें रिटर्न का कीवर्ड वो खुद से ऐड करती है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो हमने लैम्डा फंक्शंस पढ़े थे। तो बाकी अगर आप करली स्क्वेयर करली ब्रेसेस लगाते हैं देन आपको स्पेसिफिकली रिटर्न करनी पड़ती है वैल्यू, अदरवाइज वो आपके पास एरर आता है। तो वो लैम्डा फंक्शन में से और ये हमारे पास प्लेन फंक्शंस में से। ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ पे जो है हमने div रिटर्न कर दिया, उसके अंदर हमारे पास अब हमें तो जाहिर है, अच्छा ये आइटम की, या आइटम मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं डायनेमिक कर देता हूँ। डायनेमिक से मुराद मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो पैरामीटर के अंदर जो आइटम आ रहा है, इसको भाई यहाँ div के अंदर प्रिंट करा दो। तो आप देखेगा एक एक करके हमारे पास सारी एरे के अंदर जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो गई है। तो हमारे पास लूप चला है, बैकग्राउंड में लूप चल रहा है, और लूप के अंदर हमारे पास भाई पहले इंडेक्स में क्या है, पहले इंडेक्स में एक्सेस है, तो पहले इंडेक्स वाला एक्सेस प्रिंट हो गया। दूसरे इंडेक्स में SM है, तो फिर दोबारा दूसरी दफा लूप चलेगा और SM प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास कितनी दफा लूप चलेगा, जितने हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 दफा लूप चलेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर भाई मैंने क्या करना है, ये जो हमने div यूज किया था, ये जो हमने स्टाइल किया था, इसी को भाई यहाँ पे बना लेता है। इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, ये हमारे पास div आ गया, और इसके अंदर भाई मैंने एक्सेस की जगह पे आइटम कर दिया। और दूसरी चीज मैंने क्या करनी है, अच्छा पहले इसको चला कर देखता है, यहाँ पे मैंने आइटम कर दिया। तो अब क्या होगा, हमारे पास भाई सारे सर्कल शो होंगे, और उन सर्कल के अंदर ये देखें डायनेमिक वैल्यू आ रही है, SM MD LG XL। तो आप देख रहे हैं मैप ने क्या किया कि भाई आपने अपना अपनी स्टाइलिंग एक दफ़ा लिखी है, लेकिन जब आप लूप चला रहे हैं तो वो एरे के अंदर जो जो एलिमेंट है वो डायनेमिकली प्रिंट करा रहे हैं, और जितने एलिमेंट है भाई उसने उतने सर्कल बना दिए आपके लिए। तो ये आपके पास काफ़ी यूजफुल होता है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इन सबको एक लाइन में लाना है।
एक लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस div का पेरेंट कौन है, तो इस div का भी कोई पेरेंट नहीं है, ये ऊपर वाला पेरेंट है, लेकिन ये h3 का भी पेरेंट है, तो हमने इसका अलग से पेरेंट बनाना होगा। इसका मैंने एक पेरेंट बना दिया div, और इस पूरे लूप को मैं इसके अंदर ले गया। तो अब ये जो हमारे पास div है, इसका पेरेंट हमारे पास ये वाला div हो गया। इसके अंदर मैं कर देता हूँ क्लास नेम फ्लेक्स, तो मतलब एक लाइन में आ जाओ भाई, फ्लेक्स। फ्लेक्स लगा दिया तो इसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो एक लाइन में आ जाएंगे। सेव किया, ये एक लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद मुझे इनके बीच में एक स्पेस ऐड करना है। स्पेस ऐड करने के लिए मैं लिखूंगा गैप x2, भाई यहाँ पे गैप भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इस तरह से भैया आपके पास जो है साइजेस प्रिंट हो गए। तीसरी चीज़ क्या है, क्वांटिटी प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस में आप देखें ये भी चीज़ है, तो ये भी देख लेंगे। उसके बाद ऐड टू कार्ट और ये प्राइसिंग। अच्छा जी, अब हम आते हैं भाई नेक्स्ट, साइजेस के बाद में एक और साइजेस का डिव हो गया, ये पूरा साइजेस का काम हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक और कमेंट, क्वांटिटी। और अब मैं क्वांटिटी वाला जो काम है वो करता हूँ। उसके लिए मैंने एक अलग डिव बनाया। उसके अंदर भाई हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। एक है हमारे पास हेडिंग, ये क्वांटिटी की हेडिंग। उसके बाद ये हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि प्लस माइनस का काम कर रहा है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, और ये दोनों एक लाइन में। तो मुझे क्या करना होगा, एक डिव बनाना होगा, उस पर मैं फ्लेक्स लगाऊंगा ताकि ये दोनों आइटम एक लाइन में आ जाए। तो लगा लेते हैं भाई, यहाँ पे जो है मैं एक h3 लगा लेता हूँ। इसके अंदर जो है मैं क्वांटिटी h3 क्वांटिटी, और दूसरा मैं एक डिव ऐड कर देता हूँ जिसके अंदर फिलहाल मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं क्वांटिटी को, फिर उसके बाद इस वाले पार्ट पे आएंगे, वो जो प्लस माइनस वाला पार्ट है ना उस पे आएंगे। सेव करता है, ये रहा हमारा, ये आपके पास क्वांटिटी आ गया, 1 आ गया। तो इसको स्टाइल करना होगा जाहिर है। तो यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले इसका साइज छोटा कर देता हूँ, टेक्स्ट 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स कर दिया। उसके बाद फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक हो गया। उसके बाद इसको तो अभी वैसे भी हटाना है तो उसकी स्टाइलिंग रहने देते हैं अभी। h3 की स्टाइलिंग हो गई, और मुझे इन दोनों को एक लाइन में लाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, इसके पेरेंट में मैं लिखूंगा क्लास, और इस पर फ्लेक्स लगा दूँ और थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, गैप x3। ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे और गैप भी ऐड हो जाएगा। अब ये 1 हटेगा तो ये और सेट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस क्वांटिटी और ये जो साइजेस हैं इनके बीच में स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए मैं empty 10, 10 ज़्यादा हो गया 6, तो इसके ऊपर साइजेस और इस क्वांटिटी के बीच में गैप आ जाएगा। अच्छा जी, एक और काम मुझे ये करना है कि अभी मैं सेव करूँ ना, तो आप देखें कि क्वांटिटी जो है वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, और 1 तो खुद ही बाय डिफॉल्ट सेंटर में। तो ये क्वांटिटी भाई हमने सेंटर में लाना है, सेंटर में ला, अच्छा कैसे सेंटर में लाना है, हमने वर्टिकली सेंटर में लाना है। ये वर्टिकली हम इसे कहते हैं ना, जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी को हमें यहाँ पे लाना है, सेंटर में, 1 के सेंटर में लाना। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बट हमें दोनों चीजें सेंटर में चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, और सिंपल सी क्लास है आइटम्स सेंटर। तो वर्टिकली हमें सेंटर में करना है, तो भाई आइटम्स सेंटर करेंगे, और ये दोनों, ये क्वांटिटी सेंटर में आ गया। 1 क्योंकि बड़ा था वो तो जाहिर है बड़ा ही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी छोटा था तो वो 1 के सेंटर में आ गया। तो ये दोनों अब सही लग रहा है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इस 1 की जगह पे भाई ये चीज बना दिया। अब यहाँ पे ना मसला क्या है, मसला ये है कि हमने एक चीज पढ़ी है, सर्वर कंपोनेंट्स और क्लाइंट कंपोनेंट्स। मेरे ख्याल से सबने पढ़ ली होगी, बट रिवाइज करा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास ना दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स, क्लाइंट कंपोनेंट। सर्वर कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है,
कि आपका जो कंपोनेंट है वो सर्वर पर रेंडर होकर आपके पास आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं क्लाइंट क्या है हमारे पास, ये ब्राउजर है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब मेरे केस में क्या होगा कि भाई मेरा पेज जो है वो सर्वर पर बना बनाया रखा हुआ होगा। वो क्या होगा कि भाई वो बना बनाया रखा हुआ होगा, क्या मतलब, भाई आप जो भी लिख रहे हो यहाँ पे ये सब चीजें क्या लिख रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, यहाँ पे फंक्शंस हैं, HTML भी है, तो ये आपके पास JSX हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, सब चीजें। लेकिन ब्राउजर को क्या चीज समझ आती है, ब्राउजर को सिर्फ HTML समझ आती है और CSS और जावास्क्रिप्ट। बट ये जो आपके पास सारा UI है ये HTML में होना चाहिए, ब्राउजर को सिर्फ HTML समझ आएगी। अगर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है जैसे ये वाली, तो इसके लिए आप जावास्क्रिप्ट लिखो। बट UI जो है आपका वो HTML में होना चाहिए और स्टाइलिंग CSS में होनी चाहिए। अच्छा, अब पहले क्या होता था कि आपके पास जब आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो पहले क्या होता था कि आपके पास मेरी रिक्वेस्ट जो है, आप देखें मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ तो पेज रीलोड हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पर जा रही है, सर्वर से भाई मेरे पास क्या उठ के आएगा, पहले की बात कर रहा हूँ, पहले क्या होता था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर्वर पर जाएगा, सर्वर से मेरे पास कुछ फाइल्स उठकर आएंगे मेरे ब्राउजर पर और वो डाउनलोड होंगी। उसके बाद क्या होगा कि भाई वो मेरे पास उस फाइल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, उस फाइल के अंदर आपके पास जावास्क्रिप्ट होगी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखी होगी काफी सारी, और वो जावास्क्रिप्ट आपके पास ब्राउजर में आएगी, फिर वो जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी HTML बनाएगा और आपके पास यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, रिएक्ट के अंदर क्या होता था कि भाई आप जो है जब आप पेज को रिफ्रेश करते थे ना, एक्सप्लोरर, ये नहीं, ये नहीं है, सॉरी, 2D, मैं एक वेबसाइट की एग्जांपल दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ये रिएक्ट पर बनी हुई है, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है कि भाई जब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट जा रही है कहीं ना कहीं सर्वर पर, सर्वर मतलब किसी कंप्यूटर पे जा रही है जाहिर है, वहां से जो है मेरी रिक्वेस्ट गई, भाई सर्वर को रिसीव हुई, सर्वर ने कहा कि भाई यूजर जो है हमारे पास ये पेज मांग रहा है, तो उसने मुझे वो पेज भेज दिया, तो वो मेरे पास ब्राउजर पे रिसीव हुआ, और ब्राउजर पे रिसीव होने के बाद भाई मेरे पास ये UI शो हो गया। अब आप अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब पर आऊँ, नेटवर्क टैब आपको बताता है, ये मैंने इंस्पेक्ट पे गया, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे, और उसके बाद मैं नेटवर्क टैब पर आ गया। नेटवर्क टैग आपको बताता है कि भाई आपके पास ब्राउजर में क्या क्या चीजें आ रही हैं जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो। कि इसको मैंने जब रिफ्रेश किया तो आप देखें इतनी सारी फाइल्स आ रही हैं, जिसमें से जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, इमेजेस हैं कुछ हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास क्या है, HTML की फाइल आ रही है, ये आपके पास HTML की फाइल है, उसके अलावा ये जावास्क्रिप्ट। अच्छा, हम देखते हैं इस HTML के अंदर है क्या। इस HTML के अंदर हम देखते हैं कि भाई क्या चीज है हमारे पास। HTML के अंदर वो कह रहा है कि भाई यू नीड टू एनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। इसका मतलब कि भाई हमारे पास इसकी HTML के अंदर थोड़ी सी तो HTML आएगी सर्वर से, लेकिन ज्यादातर क्या आ रही है, ज्यादातर हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ रही है। तो HTML देखने के लिए मैं पेज सोर्स पे जाता हूँ, ये देखें PC HTML आ रही है हमारे पास। अब बाकी हमारे पास क्या आ रही है, बाकी हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ रही है। तो आप ब्राउजर क्या कर रहा है, ब्राउजर ने क्या किया, आपके पास जावास्क्रिप्ट को उठाया और उस जावास्क्रिप्ट की मदद से उसने HTML बनाई, तो ब्राउजर का काम बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या भाई अगर किसी के पास स्लो कंप्यूटर है तो उसका कंप्यूटर में क्या होगा, लोडिंग टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि भाई उसका ब्राउजर स्लो चलता है। वो जावास्क्रिप्ट को HTML में जब कन्वर्ट करेगा तो उसको कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। अब ब्राउजर सिर्फ HTML ही समझता है। क्या हो कि भाई आपके पास ये जो ब्राउजर HTML में कन्वर्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट को, क्या हो कि भाई आपके पास बनी बनाई HTML आ जाए और वो आपके पास ब्राउजर पर शो हो जाए, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। अब ब्राउजर का काम कम हो गया ना, ब्राउजर को बनी बनाई HTML मिल लिया। अब यहाँ पे Next.js की एप्लीकेशन में आप देखें, अगर मैं इसके पेज सोर्स पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें ज्यादा HTML आ रही है, और प्लस आप देखें बटन की HTML भी आ रही है।
जबकि रिएक्ट वाले के अंदर आपके पास ये सारी HTML नहीं आ रही होती, ज्यादातर आपके पास जावास्क्रिप्ट ही होती है। तो यहाँ पे जितनी भी इस पेज के अंदर HTML लिखी है वो सब उठकर आ गई है यहाँ पर, और देखे कितनी सारी है। तो ये आपके पास भाई, अच्छा नेक्स्ट चीज क्या कर रही है, नेक्स्ट चीज कह रही है कि भाई मैं जो आपको सर्वर से ही बनी बनाई HTML दे दूंगी, आप जो है फिर आप इसको अपने पास जो है, आपके पास बनी बनाई HTML है, ब्राउजर का काम ही कम हो गया। ब्राउजर कहेगा कि भाई बनी बनाई HTML आ रही है, मुझे बस उसको शो कराना है। तो ब्राउजर का काम कम हो गया, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। अच्छा, इस तरह की चीज को हम कहते हैं सर्वर कंपोनेंट। ये जो हमारे पास ब्राउजर जो है, अच्छा इसके अंदर भी काफी डिटेल है, अब जाहिर है उस टॉपिक वो दूसरा है, लेकिन जो है मैं क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट को रैप अप करना चाह रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ आ जाए। अच्छा, सर्वर कंपोनेंट का यही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। क्या हो कि भाई ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास सर्वर पर बना बनाया रखा हुआ हो, और हमें भाई HTML की फॉर्म में हमें ब्राउजर पे मिल जाए तो हम उसको रेंडर करा दें। ब्राउजर का काम कम हो गया। अब दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी, दूसरी अप्रोच ये हो सकती थी कि भाई आपने ये वाला जो टेक्स्ट का कंपोनेंट है, ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है, ये भाई हम ब्राउजर सर्वर पर इसकी जावास्क्रिप्ट रखी होगी, रिएक्ट की ये जो JSX है ये रखी हुई होगी। अब जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो मुझे JSX भेज देगा कि भाई ये रही आपकी जावास्क्रिप्ट। आप जो है, अब ब्राउजर जो है वो उसको खुद ही कन्वर्ट करेगा HTML में, फिर उसको यहाँ पे शो करा देगा। बट जाहिर है पहली वाली अप्रोच ज्यादा फास्ट है, क्योंकि आपको बनी बनाई HTML मिल रही है सर्वर से ही। तो इस तरह के कंपोनेंट को हम कहते हैं सर्वर कंपोनेंट्स, जहां पे आपकी HTML सर्वर पर तैयार होकर आपको बनी बनाई HTML ब्राउजर पर मिल रही है। क्लाइंट कंपोनेंट में क्या होता है, क्लाइंट कंपोनेंट में ये होता है कि भाई आपको ब्राउजर से सर्वर से आपको जावास्क्रिप्ट मिलती है क्लाइंट में। अब वो क्लाइंट में आके रेंडर होती है जावास्क्रिप्ट। रेंडर होने से मुराद है कि भाई वो जावास्क्रिप्ट को रीड करेगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपके पास HTML के टैग्स बनाएगा, ये क्वांटिटी वगैरह ये सब उसके अकॉर्डिंगली बनाएगा। तो वो जो चीज़ है ना वो क्लाइंट पे रेंडर हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट जेएस के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जेएस के अंदर क्लाइंट साइड रेंडरिंग जो है वो रिएक्ट की क्लाइंट साइड रेंडरिंग से अलग है, तो उसमें भी काफ़ी कॉन्सेप्ट है। बट अभी हमने सर्वर और क्लाइंट साइड कंपोनेंट को समझा कि भाई ये फर्क है कि आपका क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्लाइंट पर रेंडर हो रहा है, सर्वर का कंपोनेंट सर्वर पर रेंडर हो रहा है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई सर्वर कंपोनेंट कब यूज करना चाहिए, क्लाइंट कंपोनेंट कब यूज करना चाहिए। अब तक हम जो भी कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट आपके पास सारे सर्वर कंपोनेंट होता है, लेकिन सर्वर कंपोनेंट में एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि भाई आप ये जो ऑन क्लिक का फंक्शन है ना ये नहीं यूज कर सकते। जो ऑन क्लिक का फंक्शन है आपके पास ये नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि भाई ये जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट है, ये क्लाइंट पर ही परफॉर्म होनी है, इसलिए जो है आप इसको अलग से क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे इस वाले हिस्से को सिर्फ, बाकी सब सर्वर पर रेंडर हुआ हुआ आएगा। सिर्फ इस वाले हिस्से को हमने भाई क्लाइंट पर रेंडर कराना है ताकि हम ये ऑन क्लिक का फंक्शन यूज कर सकें। सर्वर कंपोनेंट में आप ये ऑन क्लिक का फंक्शन और ये जो स्टेट चेंज हो रही है ये नहीं यूज कर सकते आप। तो ये आपके पास भाई पूरा कॉन्सेप्ट था क्लाइंट और सर्वर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भाई प्लस माइनस जो हम कर रहे हैं इसको हमने क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होगा ताकि हम ये चीज कर सकें। ओके, और इसमें मेरी आवाज़ आ रही है हमजा भाई? जी जी आ रही है। ओके, और इसमें ये जो हमजा भाई का भी क्वेश्चन था कि हमें कब सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना चाहिए और कब क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना चाहिए, तो आपकी ये वेबसाइट पे डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास डाटा स्टैटिक है, मतलब वो चेंज नहीं होना, वो उससे यूज़र ने कोई इंटरेक्शन नहीं देनी, वो सिर्फ एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, देन आप हमेशा सर्वर कंपोनेंट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो आपके पास स्टैटिक कंपोनेंट स्टैटिक डाटा होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर किसी फंक्शन से या किसी डाटा से यूजर से आपने कोई इनपुट लेनी है या आपने यूजर का कोई ऑन क्लिक लेना है, जो कि जिससे यूजर ने इंटरेक्शन करनी है, वो हमेशा जो चंक होगा जो भी आपका होगा उसमें, आपने जैसे कि इनपुट फील्ड है, आपका बटन है, या आपने कोई डाटा री रेंडर किया हुआ है,
जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, वो आपकी क्लाइंट साइड पे होंगी, क्योंकि जब यूजर इंटरेक्ट करना है डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऑन क्लिक, आपको पास ऑन चेंज या इस तरह की चीजें होंगी जिससे आप यूजर से डायनेमिकली डाटा गेट कर रहे होंगे। और इसमें दूसरा ये है कि जब भी आपने वेब इवेंट्स जो होते हैं जो कि सिर्फ वेबसाइट पे सपोर्ट करते हैं, या आपने रिएक्ट की कोई स्टेट यूज करनी हो, आपने कोई हुक यूज करनी हो, रिएक्ट की हुक, या आपने कोई वेब इवेंट को यूज करना हो, देन आपने उसे हमेशा क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, अदरवाइज वो सर्वर में आपके पास एरर आएगा। दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपने कोई वेब इवेंट यूज करना है जैसे कि ऑन क्लिक है, ऑन चेंज है, या ऑन फोकस है, या ऑन ब्लर है, इस तरह की चीजें हैं। या आपने अगर कोई हुक यूज किया जैसे कि यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, या जिस तरह फर्दर हम रिएक्ट की हुक्स पढ़ेंगे, अगर वो कहीं आपने यूज की है, देन आपने क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना है, और आपने सिर्फ उतने कोड को ही क्लाइंट कंपोनेंट करना है। आपने सारे के सारे कोड को क्लाइंट कभी भी नहीं करना। तो ये भी इसमें एक चीज थी जो ऐड थी इसमें। एग्जैक्टली मैं ये तंजीम की बात से एग्री करूंगा कि आपने कोशिश करनी है जब आपने क्लाइंट कंपोनेंट बनाने हैं कम से कम कोड को क्लाइंट कंपोनेंट करना है, क्योंकि वो हमजा भाई वाली बात है कि अगर पूरे का पूरा कोड आपका उठ के बैकएंड से आएगा, सर्वर से आएगा, तो उससे क्या होगा, वेरी फर्स्ट तो आपकी लोडिंग जो है उसमें टाइम लग जाएगा। सेकेंडली इन्होंने स्टार्ट इस वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि एसईओ और गूगल जो है वो बेसिकली आपकी वो इंडेक्सिंग कर रहा होता है आपकी साइट की। तो वो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्लाइंट साइड रेंडरिंग का, कि आपकी अगर कोई वेबसाइट है, ठीक है, वो एसईओ पे आपकी रैंक ही नहीं होगी अगर वो क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रही है। क्योंकि उसको जैसे इन्होंने अभी HTML के वो टैग्स वगैरह दिखाए थे, उसमें वेरी वेरी स्मॉल HTML आ रही होती है क्वांटिटी में, बाकी सारी रिएक्ट आ रही होती है, तो इस वजह से वहाँ पे उसको इंडेक्सिंग गूगल के जो क्रॉलर हैं उनको इंडेक्सिंग करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये भी इसका वो है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कम से कम कोड को, अब जैसे यहाँ पे सिर्फ एक बटन है तो इसी कोशिश करें सिर्फ इसी बटन को ही आप क्लाइंट साइड पे रेंडर करें, ना कि इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट डिटेल्स पेज को आप क्लाइंट साइड पे रेंडर करें। जी। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके, तो हम क्या करेंगे कि भाई हमने एक कंपोनेंट बनाना होगा। तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक वो बना सकते हैं, क्वांटिटी डॉट पी एस एक्स, क्वान्टिटी का कंपोनेंट मैं यहाँ पे बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट लिखा जिसके लिए मैंने पहले भी बताया था, एक एक्सटेंशन है वो आप इंस्टॉल कर लें। अम, ये वाली ES7 रिएक्ट ये नाम है, रिकॉर्डिंग से देख के इंस्टॉल कर लेगा। तो इसके अंदर क्या है कि आपने जो है ये डिव लिखा, और हमने क्या करना है, पहले तो ये प्लस, ये नंबर बनाना है, और ये माइनस प्लस बनाना है, और ये नंबर बनाना है। तो तीन चीज़ें बनानी है, माइनस, नंबर और प्लस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई मैं माइनस बना देता हूँ, माइनस के अंदर भाई मैं सिंपल माइनस लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं अभी टाइम बचाना अभी, तो आइकन्स भी ऐड कर लेंगे, बट फिलहाल मैंने माइनस लिख दिया। अच्छा, माइनस के अंदर जो है मैंने क्लास नेम लगा दी है बॉर्डर, इसकी हाइट और विड्थ मैं 7 कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि भाई सर्कल बनाना है ना हमें। तो सर्कल बनाने के लिए हमने पहले तो हाइट विड्थ एक जैसी कर देनी है, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसको सर्कल बनाना है, तो राउंडेड फुल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। और ये हमारे पास माइनस का साइन, इसमें और क्या चीज़ है, इसको सेंटर में लाना है, वो चीज़ भी कर लेता है। अच्छा, सेंटर में लाने के लिए मैंने आपको बताया था फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, ये काफ़ी यूज़ होगा आगे चलिए जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, तो ये काफ़ी यूज़ होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई ये जो मैं वापस अपने पेज डॉट TSX में आता हूँ, और मैं देखता हूँ मैंने ये फ्लेक्स जस्टिफाई आइटम ये यूज़ किया हुआ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपनी ग्लोबल डॉट CSS के अंदर आता हूँ, इसी प्रोजेक्ट की ऐप के अंदर, ये देखो, इसी के अंदर ये शेड CN ने भाई कुछ स्टाइलिंग ऐड करी हुई है। हम जो है यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐड कर देते हैं,
बेस के उसमें नहीं करते, हम यहाँ पे दूसरी लेयर बनाते हैं जो कि होगी कंपोनेंट्स की। तो जो भी ऐसी ऐसी क्लासेस होती हैं, कस्टम क्लासेस, जिसके अंदर मल्टीपल आपने भाई वो रखनी होती है, क्या कहते हैं, स्टाइलिंग लिखनी होती है, तो आप कंपोनेंट्स की लेयर यूज़ करता है। खैर यहाँ पे जो है इसकी क्लास मैं लिख देता हूँ, सेंटर रख देता हूँ, और इस तरह से। अच्छा, मैं अंडर स्कोर सेंटर रख देता हूँ ताकि किसी और, वैसे तो सेंटर भी चल जाएगा, लेकिन अंडर स्कोर सेंटर मैंने इसलिए रखा ताकि थोड़ा यूनिक रहे और किसी और के साथ ये क्लैश ना करे। ठीक है, वैसे तो सेंटर भी चल जाएगी। खैर बल्कि सेंटर ही कर देता। सेंटर कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे वो जो फ्लेक्स वाली क्लास थी वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेलविंड लिखना चाह रहा हूँ, तो टेलविंड लिखने के लिए मैं लिखूंगा अप्लाई। अप्लाई क्या करेगा, अप्लाई बोलेगा कि अब आप यहाँ पे टेलविंड की क्लासेस लिख सकते हैं। ये मैंने भाई टेलविंड की क्लासेस लिख दी। तो अब ये क्या किया मैंने भाई, सेंटर नाम की एक क्लास बना दी मैंने, जिसके अंदर ये काम हो रहा है। तो ये तीन तीन क्लास हर जगह लिखने से अच्छा मैं एक क्लास बना लूँ जिसके अंदर ये तीनों चीजें लिख दूँ। तो अब ये सेंटर को मैं मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकता हूँ। तो इसको मैंने कॉपी किया, ये मैंने क्लास बना ली, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और अभी जहाँ से मैंने फ्लेक्स हटाया था, ये रहा, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ इन तीनों चीज़ों को, इसकी जगह पे मैं सेंटर लिख देता हूँ। अब ये सेंटर मेरी मेरी अपनी कस्टम क्लास है, जो कि भाई सेंटर में ला रही है, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। तो मैंने अपनी क्लास बना ली और इसको सेव कर लिया। तो बिल्कुल हमारे कोड में कोई चेंजेस नहीं होंगी, और ये हमारे पास एक्सेस SM ये अभी भी सर्कल के सेंटर में। अच्छा जी, उसके बाद हम जो अपना कंपोनेंट बना रहे थे, यहाँ पे भी मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये माइनस जो है वो सेंटर में हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको सेंटर वही वाली क्लास में दे देता हूँ जो कि आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर और फ्लेक्स लगा के दे रही है। तो ये भाई हमारे पास माइनस वाला कंपोनेंट बन गया। अब जो है मुझे इसको जब यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे मैं यूज करूँगा। तो ये मैंने क्वांटिटी लिखा, इसी नाम से बनाया था मैंने। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस मिल जाती है अगर आप सेम नाम से उसको कॉल करें। तो वो कह रहा है कि भाई आपको यहाँ से इसको इंपोर्ट करना होगा। मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया, ओ कंट्रोल स्पेस नहीं, कंट्रोल डॉट, तो ये भाई इंटेलिजेंस ने मुझे बता दिया तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। तो उसने वो कंपोनेंट को जो हमने ये बनाया इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। सेव करते हैं तो हमारे पास माइनस यहाँ पे आ जाना चाहिए, या हमारे पास माइनस आ गया। इसकी जो इसका जो सर्कल का साइज है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और बीच में फिर नंबर लिखता हूँ और फिर प्लस का बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस हो गया। बीच में भाई कोई भी नंबर ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2, फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस का भी मैं इसी तरह से बना लेता हूँ, और यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस कोड को ना हम ऑप्टिमाइज भी करेंगे, बट इसको पहले सही कर लें। अच्छा, इसका साइज छोटा करना रह गया, तो मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इन सब का 7 जो लिखा हुआ है उसको 6 करना है। तो मैं एक 7 पे गया, इस वाले 7 को मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने कंट्रोल D दबाया, तो अब ये सारे 7 को सेलेक्ट कर लेगा जितनी दफ़ा मैं कंट्रोल D दबाऊंगा। अच्छा, ये सब कहते हैं कि शॉर्टकट कीज बता दिया करे, तो वो भी मैंने बता दिया कि भाई कंट्रोल D से आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्कल थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये हमारे पास भाई माइनस कंट्रोल प्लस D। ठीक है, कंट्रोल प्लस D, कोई भी आइटम सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस D। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गया। तो ये अब हमने क्या करना है, फ्लैक्स अप्लाई करना है ताकि ये एक लाइन में आ जाए, और आइटम्स सेंटर करना है ताकि भाई सेंटर में रहिए। अच्छा जी, तो इन तीनों का, अच्छा इसको मैं स्पैन में कर देता हूँ, इस 2 बाई को मैं भाई स्पैन में कर देता हूँ। तो ये माइनस का आइकन, प्लस का आइकन, और ये हमारे पास नंबर। तो इन तीनों को एक लाइन में लाना है, इन तीनों का पेरेंट ये डिफ है। तो इसको मैंने क्लास नेम दिया और फ्लेक्स कर दिया। गैप ऐड करना है इन तीनों के बीच में, गैप x2। वर्टिकली मुझे सेंटर में लाना है, तीनों एक लाइन में हो, एक सेंटर में हो वर्टिकली। तो कैसे करूंगा,
आइटम्स सेंटर। ये भाई हमारे पास एक लाइन में आ गया और वर्टिकली सेंटर में भी आ गया है। अच्छा जी, अब जो है, अच्छा ये नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ भाई। यहाँ पर आता है क्लास नेम टैक्स SM, ये भाई छोटा हो गया थोड़ा सा। अब हमारे पास ये कंपोनेंट बन गया। अच्छा, इसको कोड को और अच्छा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई ये जो प्लस माइनस का जो कोड है आप देखें सब सेम है। दोनों जो मैंने डिव बनाए, ये वाला डिव और ये वाला डिव, दोनों सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक कंपोनेंट बना सकता हूँ जो कि मैं रीयूज कर सकता हूँ। तो मैं अलग फाइल बनाने की जगह पे, क्योंकि भाई ये छोटा सा कंपोनेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल के अंदर मैं एक और कंपोनेंट भी बना सकता हूँ। बनाने का क्या तरीका होगा, एक्सपोर्ट, इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑप बटन, ऑपरेशन बटन मैं लिखना चाह रहा हूँ, ऑपरेशन बटन। अच्छा जानजिब भाई, सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो नाम रखना होता है। मैं तो आजकल भाई चैट GPT से पूछ कर नाम रखता हूँ जब मैं कोई प्रोफेशनल उसमें कर रहा होगा ना। नाम रखना सबसे मुश्किल होता है। अच्छा खैर, ऑपरेशन बटन मैंने भाई इसका नाम रख लिया कि भाई हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना। खैर कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। अब मैं क्या करूँगा, इस डिफ को मैं लेता हूँ यहाँ पे जो है मैं रिटर्न कराता हूँ ये डिफ। तो ये हमारे पास भाई कंपोनेंट बन गया। अब इसी कंपोनेंट को भाई मैं यहाँ पे इसकी जगह पे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन अब जो है दोनों में हमारे पास माइनस शो होगा। एक काम करता है, इसको उसी में रखते हैं। एंड में अगर टाइम बचाना तो इसको मैं कर लूंगा, लेकिन क्योंकि ना अभी हमने ऑन क्लिक का फंक्शन भी लगाना है, फिर हमने प्रॉप्स वगैरह पास करने होंगे, तो वो जो है ना एंड में हम लोग ये ऑप्टिमाइजेशन वाला काम करेंगे। बट आपको आइडिया हो गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी मैंने ऐसे ही रखा है इसे, तो इसको प्लस माइनस, माइनस माइनस की जगह पे प्लस माइनस। अब क्या करना है मुझे, जब मैं माइनस पे क्लिक करूं तो भाई इस 2 को कम करना है, और प्लस पे क्लिक करूं तो भाई इस 2 को बढ़ाना है। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, इस 2 को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, ताकि जो है मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकूँ। अभी मैं कैसे करूँगा, ये भाई स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट नम इक्वल्स टू 0। बाय डिफॉल्ट तो 0 क्वांटिटी होगी या 1 होगी, बाय डिफॉल्ट 1 क्वांटिटी होगी। नम नाम के वेरिएबल को भाई मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। कोई फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना भाई, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाना, क्योंकि भाई हमने ऊपर वेरिएबल बना दिया है 1 का और उसको भाई यहाँ पे यूज कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं, अब माइनस प्लस पे पहले करते हैं क्योंकि 1 से तो मैं इंक्रीमेंट करूंगा ना। तो जब मैं प्लस पे क्लिक करूं तो ये 1 जो है वो 2 हो जाए, फिर दोबारा क्लिक करूं तो 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। जैसे ही मैं क्लिक करूं 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, 2 हो जाए, फिर दोबारा क्लिक करूं 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, 3 हो जाए। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और एक इवेंट लगाऊंगा। आप जो है HTML के अंदर इवेंट्स लगा सकते हैं। इवेंट्स क्या होता है, कोई भी एक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक एक्शन है, ये एक इवेंट है, मैं कोई इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई माइनस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक इवेंट है। मैं इसी तरह से काफ़ी सारे आपके पास इवेंट्स होते हैं, तो मैं ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ करूँगा। इस इवेंट के अंदर मुझे फंक्शन पास करना होता है कि भाई वो कह रहा है ऑन क्लिक का इवेंट के अंदर आपने क्या काम करना है। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, आप एक काम करो, आप जो है नम को प्लस प्लस नम कर दो। क्या किया है भाई, ये मेरे पास नम है, इसको मैंने कहा कि भाई प्लस प्लस कर दो। सेव करते हैं। अब मुझे बताएं कि जब मैं इसको, अच्छा मैं रिटर्न क्यों करा रहा हूँ यहाँ पे, इसको ना ऐसे लिखो,
प्लस प्लस नम कर दो, या इसको मैं नम प्लस इक्वल्स टू 1 भी कर सकता हूँ। मतलब एक का इंक्रीमेंट करना है मुझे किसी तरह से बस, तो इस तरह से भी कर सकता हूँ कि भाई एक का इंक्रीमेंट कर दो नम के अंदर। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे जो है हमारे पास भाई एरर आ गया। एरर क्या आया है? एरर यही आया होगा, इससे रिलेटेड ही होगा। ऑन क्लिक में मैंने भाई सही काम किया है। हाँ, एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, एरर आ गया भाई। ये एरर कह रहा है कि आप जो है, क्या कह रहा है एरर? एरर कह रहा है इवेंट हेल्डर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट्स प्रॉप्स। इसका मतलब क्या हुआ? एरर मैसेज देख के समझ तो आ गया होगा कुछ। जब भी आप कंपोनेंट्स बनाते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स होता है। तो सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर आप ऑन क्लिक का इवेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कंपोनेंट सर्वर पर रेंडर होता है। हमने इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, तो जाहिर सी बात है हमने क्या करना होगा, हम यहाँ टॉप पर आएंगे, इसके टॉप पे लिख देंगे यूज क्लाइंट। इसी तरह लिखना होगा। अगर इस तरह से नहीं लिखेंगे तो भाई वो क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनेगा। ये आपके पास भाई क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। अब ऑन क्लिक के फंक्शन पे तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, कोड हमारा चल गया। तो ये हमारे पास, अच्छा, मैंने प्लस में मैं ऑन क्लिक का मैंने फंक्शन लगाया प्लस वाले बटन पे, और मैंने कहा है कि भाई एक का इंक्रीमेंट कर। तो अब मैं वन पे क्लिक, प्लस पे क्लिक करूंगा, तो एक का इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई आपके पास जो है ये वेरिएबल जो है, ये अपडेट तो हो रहा होगा बैकग्राउंड में, लेकिन ये आपके यूआई को नहीं अपडेट करता। फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया। एक मिनट, इसको चेक करने के लिए ना मैं काम करता हूँ, इसको कंसोल करा के देखता हूँ, शायद कंसोल में आ रहा हो। लेट्स सी, ऐसा तो नहीं आ रहा होगा। प्लस, यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ। अच्छा, अब देखें, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है और ये ब्राउजर पर रेंडर हो रहा है, तो हम ब्राउजर का कंसोल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, ये जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू तो बढ़ रही होगी, बट आपका यहाँ पे 1 क्यों नहीं बढ़ रहा? ये जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, ये आपके कंपोनेंट में हम इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि भाई ये जो ये आपके कंपोनेंट को रिफ्रेश नहीं करते। रिफ्रेश से मुराद के भाई, मैं इस वन प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, प्लस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भाई मेरे कंपोनेंट को मैंने री रेंडर करना है, रिफ्रेश करना है कि भाई वो 1 जो है वो 2 हो जाए किसी तरह से। तो मुझे री रेंडर कराना है सर। अच्छा, जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं ना, वो ये काम नहीं कर सकते। तो हमने कोई स्पेशल टाइप का हमने वेरिएबल बनाना होगा, जो क्या करेगा, जो ये वाला काम करेगा कि भाई जब मैं प्लस प्लस पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाएगा। उसके अलावा क्या करेगा, इस कंपोनेंट को री रेंडर करेगा, रिफ्रेश करेगा, ताकि ये जो हमारा 1 है ये 2 हो जाए। उसके लिए, अच्छा, इसको हम कहते हैं, ये जो मैं स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल बोला ना, इसको हम कहते हैं रिएक्ट के अंदर स्टेट्स। ठीक है, स्टेट के अंदर हम जो है ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, स्टेट कैसे बनती है भाई? स्टेट बनाने का तरीका ये है कि भाई आप जो है इसको रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट आपने इंपोर्ट किया हुआ है, रिएक्ट के अंदर आप जो है इंपोर्ट कर लें यूज स्टेट। ये आपके पास हो क्या, इसको यूज करते हुए आपने भाई स्टेट को अपनी अपडेट करना। तो इसको, जाहिर है ये यूज स्टेट जो हमारे पास हुक है, लेकिन होते ये फंक्शन ही है, तो इसको मैं कॉल करूंगा इस तरह से। अब मुझे इसके अंदर बताना है कि भाई मेरी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो इनिशियल वैल्यू मेरी होगी 1, कि भाई एक ही क्वांटिटी होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसको भाई मैंने स्टेट बना दिए, फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये हुक, हुक कहता है सब रिएक्ट के अंदर। हुक्स क्या है? कुछ नहीं, फंक्शंस है आपके पास एक तरह से। अच्छा, ये
जो फंक्शन है ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, और वो जो रिटर्न करेगा वो हमें एरे के अंदर करेगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसको इस तरह से लिखना होगा। और एरे को डीस्ट्रक्चर करने का तरीका ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डीस्ट्रक्चर करते हैं। ये क्लास हमने रमजानों में भी ये चीज़ करी थी। तो पहला जो है डीस्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें आ रही होती है। एक, ये जो 1 है इसकी वैल्यू आ रही होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, फंक्शन होता है। आपको अगर ये चीज़ चेक करनी हो ना तो ए लिख के इस ए को कंसोल करा के चेक कर लेगा कि कंसोल में क्या आ रहा है। अच्छा, पहली चीज़ जो है वो है नम। नम क्या है, नम कुछ नहीं भाई, आपके आपकी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो भाई आप नम नाम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं पूरे कोड पर कहीं पे भी। तो मैंने भाई नम यहाँ पे एक्सेस करा और वो चल भी गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं इस वाले नम को अगर मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से नहीं कर सकता। नम क्या है, नम हमारे पास 1 है, शुरू में तो 1 है जब तक हम इंक्रीमेंट ना करें। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे भाई हमारे पास, यहाँ पे मैं एक का इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये तरीका नहीं है स्टेट अपडेट करने का। वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने का ये तरीका नहीं है। तो क्या तरीका है, स्टेट आपको कहती है, यूज स्टेट का हुक आपको कहता है कि भाई आप, एक और चीज मैं आपको दे रहा हूँ जो क्या है सेट नम। ये क्या है, ये एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप जो है इस 1 की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। इस सेट नम को मैं कॉल करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके अंदर जाहिर है मुझे कोई पैरामीटर पास करना होगा। अब पैरामीटर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि भाई नम की जो वैल्यू है, जो कि क्या है, नम की वैल्यू अभी क्या है 1 है। मैं कह रहा हूँ नम की वैल्यू के अंदर प्लस इक्वल्स टू 1, प्लस प्लस नम, बिकॉज इट्स, यहाँ पे हमारे पास नम क्या है, नंबर है। सेट num cannot assign to num because it is a constant. ओके, यहाँ पे मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे भाई आप एक और फंक्शन लिख, एक और वेरिएबल लिख सकते हो ना। हाँ, नम प्लस 1 कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। नम प्लस भी 1 भी कर सकता हूँ, यहाँ वेरिएबल भी बना सकता हूँ। तो नम प्लस 1 से क्या होगा कि भाई यहाँ पे नम प्लस 1, अच्छा पहले क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि भाई मैं वही काम कर रहा था कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नम है उसमें मैं चेंजेस करने की कोशिश कर रहा था, तो वो नहीं अलाउ कर रहा था। मुझे क्या करना है, मुझे नम प्लस 1 इसके पैरामीटर में मैंने पास कर दिया। यहाँ पे मैं अगर 2 भी पास करूँ तो सेट नम क्या करेगा, सेट नम जो है इस 1 को 2 कर देगा। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है, मैंने क्या किया, नम प्लस 1। तो मैंने कहा कि भाई अभी जो नम की वैल्यू है, सबसे पहले नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू है 1। मैंने कहा नम की जो वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट करो, प्लस 1 करो, और जो भी वैल्यू बन रही है उसको भाई सेट कर दो नम की वैल्यू में। अब इसको देखता है, सेव किया मैंने, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आता है, अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, दोबारा प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नम है उसकी वैल्यू जो भी होगी, फॉर एग्जांपल अभी क्या है, अभी इसकी वैल्यू है 3। तो मैं जैसे ही ऑन क्लिक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, नम की वैल्यू जो कि 3 थी उसमें प्लस 1 हो जाएगा, जो फिर क्या हो जाएगा, वो 4 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं 4 बन गया, और यहाँ पे री रेंडर भी हो गया हमारा ये वाला कंपोनेंट। तो उससे क्या हो रहा है कि भाई आप देख रहे हैं नंबर आपके अपडेट हो रहे हैं आपके यूआई में। तो ये जो आपने स्टेट्स पढ़ी, ये स्टेट्स यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि भाई ये जो री रेंडरिंग का प्रोसेस है ये भी हो जाएगा, और उसके बहुत सारे यूज केसेस भी होता है। बट नॉर्मल वेरिएबल आप इसलिए नहीं यूज करेंगे, और स्टेट आप इसलिए यूज कर रहे हैं कि भाई री रेंडर वो खुद ही कर लेगा। जैसे ही आप स्टेट अपडेट करोगे वो भाई इस कंपोनेंट को री रेंडर कर लेगा। इसी तरह से भाई ऑन क्लिक का फंक्शन मुझे लगाना है इस वाले डिव पे भी।
सर आपने डिव ही पे सारा ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया। हाँ आप सही कह रहे हैं, बटन लगाना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस ही होगी, क्योंकि एक बटन की तरह ही हम यूज कर रहे हैं ना, तो आप जो है बटन यूज करें, ठीक है। लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि बटन जो हो उसको बटन की तरह यूज करें, जो डिव हो उनको डिव की तरह। खैर, तो इसी तरह से भाई मुझे एक का इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट करना है, कि भाई एक माइनस करना है जो भी आपकी वैल्यू है, तो वही फंक्शन रहेगा। ये माइनस के अंदर मैंने जो है उन क्लिक का फंक्शन लगाया, और नम की जो भी वैल्यू है वो मैंने -1 कर दी। सेव करते हैं, चलाते हैं। अब देखें, जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करूंगा एक का डिक्रीमेंट होगा, जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा एक का इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से आप जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, बट माइनस में जो है आपके पास ये माइनस में भी चली जाएगी, तो आपने जो है इसको भी यहाँ पे एक कंडीशन लगानी होगी, कि भाई आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप वैल्यू सेट करने से पहले एक कंडीशन लगा लें कि भाई नम अगर छोटा हो या बराबर हो 0 के, तो क्या करो, कुछ नहीं करो भाई, 1 ही सेट कर दो, वरना क्या करो, नम -1 कर दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई नम अगर 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो, तो क्या करो, नम की जो भी वैल्यू है वो 1 ही रखो, 1 से नीचे नहीं जाने दो। तो मैं काम करता हूँ, इसको 0 की जगह पे 1 कर देता हूँ, कि भाई अगर नम जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, तो उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं करो, बल्कि 1 ही रहने दो। अगर वो भाई नम जो है वो क्या कहते हैं 1 से बड़ा है, तो जाहिर है आप एक का इंक्रीमेंट कर सकते हो, एक का डिक्रीमेंट कर सकते हो। चला के देखते हैं भाई ये माइनस में जा रहा है नहीं जा रहा, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं कि वो माइनस में ही अटका हुआ है। ये देखिए अब ये माइनस में नहीं जा रहा। अब मैं प्लस कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू 1 पे आएगी, अब मैं माइनस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि भाई नम अगर 1 से छोटा या बराबर हो, तो भाई इसकी वैल्यू आप 1 ही सेट करो। तो वो भाई 1 ही सेट कर रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा। अगर वो भाई 1 से बड़ा है, कोई भी चीज बड़ी है, कोई भी नंबर बड़ा है 1 से, तो क्या करो भाई, फिर आप डिक्रीमेंट आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास प्लस माइनस भी हो गया है, और ये आपके पास जो है ये चीज़ें हो गई हैं, ये वाला कंपोनेंट भी हो गया। अब आपके पास भाई ये दो चीज़ें रह गई हैं, इसके अंदर भी कोई मुश्किल नहीं है। बना बनाया जहांजेब भाई ने पहले भी एक बटन बनाया था, तो उस बटन को हम ढूंढ लेते हैं, और उसी बटन को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये रहा एड टू कार्ट का बटन। तो इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था, तो आप लोग लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो है पेनावर्स जॉब में अपलोड होगी, और जो है वहाँ से आप लोग फिर देख सकते हैं। खैर, ये हमने क्वांटिटी बना ली है, ये हमारा क्वांटिटी का डिव हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और कमेंट लिखता हूँ, ऐड टू कार्ट। अच्छा, ये जो कोड है ये भी आप लोग को मैंने शुरू में रिपोजिटरी शेयर कर दी थी, तो वहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा। अच्छा जी, ऐड टू कार्ट का बटन जो है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया इस तरह से, तो वो खुद ही ऐड हो गया ऊपर। सेव किया, देखते हैं हमारा बटन ऐड हुआ नहीं हुआ। ये ऐड टू कार्ट का बटन ऐड हो गया। अच्छा जी, अब इसका साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स वगैरह पास करके इसका साइज छोटा कर सकते हैं। बट फिलहाल जो है मैं इसको थोड़ा उसकी अलाइनमेंट सेट कर दूं। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक डिव के अंदर लिखा। इस डिव पे मैंने क्लास नेम लिखी और MT5 लगा दिया। अच्छा, MT5 लगा दिया, तो हमारा बटन तो है वो तो ऐड हो गया। ये हमारा बटन नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भाई एक हेडिंग लगा दी होगी। अच्छा, इसको छोटा बड़ा करने का भी तरीका देख लेंगे अभी। लेकिन टाइम कम है, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग जो है खुद से भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे भाई प्रॉप्स पास करना है, जिसकी मदद से आप जो है इसकी साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं।
तो वो आपने कंडीशन लिखनी होगी। बट अभी जो है मैं जल्दी से इसका जो भी बाकी की चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये प्राइस जो है इसकी, ये प्राइस मैं लिख देता हूँ। तो प्राइस को मैं इस तरह से भाई मैंने लिख दिया। अच्छा, प्राइस भी हमारे पास आइटम के अंदर आ रही होगी, जब हमने मॉक डाटा सेट किया था उसके अंदर प्राइस आ रही होगी। ये प्राइस भाई मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जो कि है आइटम डॉट कहाँ है, प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट डॉट आईडी जिस तरह आती वैसे ही आप प्रोडक्ट डॉट प्राइस इस तरह से आप सेट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास प्राइस भी आ जाएगी बराबर में, या नीचे आएगी। नीचे से आप इसको एक लाइन में लाना है तो भाई यहाँ पे फ्लेक्स, तो फ्लेक्स आइटम, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, ये भाई हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और थोड़ा सा गैप भी ऐड करना होगा इन दोनों के बीच में, तो गैप x4। और इसको जो है ना, जो हमने h2 लगाया इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता, टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका 2XL, फॉन्ट बोल्ड, ओके लेट्स सी। अच्छा, इससे पहले आप डॉलर लगा लेंगे यहाँ पे। इस तरह से आप जो है इसकी प्राइस लिख सकते हैं। प्लस प्राइस में आप देखते हैं कभी जो है प्राइस के अंदर आपके पास हमेशा डेसिमल में होती है, चाहे वो 00 भी हो लेकिन डेसिमल में होती है। तो इसको भी सेट करने का आसान सा हमारे पास तरीका है, वो ये है कि भाई प्राइस के आगे आप डॉट टू फिक्स, ये आपके पास एक मेथड है, इसको यूज करें। और इसके पैरामीटर के अंदर आप भाई डेसिमल पॉइंट के बाद आपने कितने जीरो रखना है, कितने डेसिमल नंबर रखना है वो आप बता सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ भाई 2 रख लो, तो अब आपके पास 0.00 यहाँ पे शो हो रहा होगा इस तरह से। तो ये भाई आपके पास जो है, ये देखें ये ऐड टू कार्ट का बटन भी काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसका लिंक भी आपको जो है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है पूरी सीरीज जो है ना कंपाइल करके, ज़ाहिर है अलग अलग जगह पे आपके पास वो वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको एक जगह पे करके एक प्लेलिस्ट बना के जो है ना आप लोगों को आ, उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। बट जो Q1 वाले हैं उनके लिए तो सारा काम यूआई वाला है, तो इसको देखते हुए हमने काफ़ी हद तक आपको यूआई के बारे में सिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। अब आपको जाहिर है वही चीज़ें चल रही होती हैं, फ्लेक्स वगैरह ही चल रहा होता है। यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लेक्स लगा हुआ है, ये दोनों एक लाइन में है। बीच में आपने गैप ऐड कर दिया थोड़ा सा, या आप जस्टिफाई बिटवीन कर सकते हैं। फिर क्या है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, वही चीज़ है। तो ये जो चीज़ें ये आप खुद से करें और जो है पूरा यूआई बनाए, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जी उस्मान भाई, जानजिब भाई, कुछ इंक्लूड करना है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, बाकी मैं खुद ये प्लान कर रहा था कि Q1 वालों का एक सेशन मैंने भी कंडक्ट करना है। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में मैं करता हूँ, और उसकी भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो उसमें भी ये रिस्पॉन्सिवनेस और ये जितनी चीज़ें हैं ये कर लेंगे। और फिर उसके बाद Q2 की जो चीज़ें हैं उसमें आपने भी काफ़ी चीज़ें जो है कवर करवा दी हैं, जैसे सैनिटी है, स्ट्राइक आई गेस आपने कवर करा नहीं करवाया, वो भी मैं एक वो सेशन हमने रखना है। जानजिब भाई ने कराया, उसको स्ट्राइप भी देंगे, कुछ बचा नहीं है, सब चीज़ें हो गई हैं आपको। ओके। ऐड टू कार्ड भी मिल गया है, उसकी वीडियो भी जानजिब भाई ने करा दी है, स्ट्राइप वाला भी करा दिया है, सैनिटी के 2 पार्ट हैं। अच्छा, ऐड टू कार्ट का ड्रिजल वाला पार्ट भी है, उसके अलावा जो है यूआई वाला पार्ट भी है। उसके बाद जो है अभी उस्मान भाई कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस वाला भी करा देंगे आप लोग को सेशन, तो सारे सेशंस अवेलेबल है। अब अगर आप फिर भी हैकाथॉन इस वजह से नहीं करते कि भाई आपको रिसोर्सेज नहीं मिली या कोई ये वजह है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस पे जो है टाइम लगाएं। वैसे तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं मुझे तो यही लग रहा है कि भाई आप लोग जो है सारे पढ़ने वाले हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तभी आप जो है 2000 लोगों में से सिर्फ 40 लोग क्लास लेने आए हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो आ, ठीक है, तो आप लोग बस इसको ना कंटिन्यू रखें, और जो भी टास्क आप लोग को मिले हैं उसको करें, हैकाथॉन कंप्लीट करें नेक्स्ट क्लास से पहले और शो कराएं।
और इसी की बेस पे भाई आप लोग जो है आगे जो भी प्रोसेस होता है वो आप सिलेक्शन का वो इसी की बेसिस में होता है, असाइनमेंट्स के बेसिस में। ठीक है, तो ये चीज़ें करें। तो मेरे ख्याल से मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा Q&A कर लेता है और फिर जो है जी जी सेशन को एंड करता हूँ।